कहानी की शुरुआत गरजते अंधेरी रात से होती है। एक बंदा बारिश में भीगते हुए जब ब्लैक डेथ सेक्ट के सामने आता है तो उसे देखते ही गेट के अंदर से लोग चिल्लाते हैं, वह आ गया बेनाम स्वाड में, उसे मार डालो। इसी के साथ वो सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन परिणाम बहुत ही ज्यादा दुखद था। वो बंदा केवल एक स्वाड स्लैश से ही कई 100 लोगों को एक ही बार में मार दिया होता है। हवा में मौत की गंध फैली हुई थी, लोग चिल्ला रहे थे और मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। बाकी के बचे लोग कहते हैं सब एक साथ रहो, उस पर मिलकर हमला कर, वो बचना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था, लोग भेड़ बकरियों की तरह मारे जा रहे थे। एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसके पास तक पहुंच पाता। जो कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता वो अपने बॉडी को 2 टुकड़ों में पाता। वो ऐसे इंसानों को मार रहा था मानो इंसान हो ही ना। ऐसा लग रहा था मानो डेथ खुद ये ठान कर इस धरती पर प्रकट हो गया हो कि इस सेक्ट को आज रात मिटना ही होगा। लेकिन तभी एक बंदा उस आदमी के पीछे से अचानक ही आते हुए बोलता है, हरामखोर, मैंने तुझे पकड़ लिया, वो तो गया। हालांकि बारिश के बूंदों के साथ जैसे ही उसका स्वाद उस आदमी के गले तक पहुंच पाता, उसी समय पीछे की ओर एक स्लाइस होती है और उसके हाथों के साथ साथ उसके गर्दन 2 टुकड़ों में अलग हो चुका था। इसी के साथ कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग वहां पर थे उनमें से कोई भी अपनी जान को बचाने में कामयाब नहीं हुआ था। और एक इंसान बेरहमी के साथ मारा गया होता है, जबकि वो आदमी उन लाशों के बीच खड़ा किसी की ओर बड़े ही गौर से देख रहा होता है। हम देखते हैं उसके सामने एक बूढ़ा पर्सन बैठा हुआ था, सांप के चिन्ह वाले सफेद कपड़ों में। वो आदमी जब उसके पास जाता है तो वो बूढ़ा उसे देखते हुए कहता है, तो ऐसा दिखता है बेनाम स्वाड में, क्या ही बकवास है। अगर तुम न्याय के योद्धा हो तो तुमने खुद को इतना कसकर क्यों लपेटे हुए हो। इस पर वो आदमी बताता है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। जिसको सुनता हुआ वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा शौक हुआ था। बाद में वो कहता है, अगर तुम स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस नहीं हो फिर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शनों को क्यों हंट कर रहे हो। लगता है कि तुमने सभी को बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। जिस पर वो बंदा क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। वे बस वही मानते हैं जो ये मानना चाहते हैं। जो सुनता हुआ वो बूढ़ा अपने स्वार को उठाते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आदमी हो। अगर आज मुझे मरे हुए लोगों की नदी को पार ही क्यों ना करना पड़े, अभी मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। इसलिए अब आ जाओ, तुम चाहे न्याय के योद्धा हो या ना हो, मुझे कभी भी मार नहीं पाओगे। इतना बोलते हुए वो भी दानवी हंसी को हंसना शुरू कर दिया था। इसी के साथ दोनों ही जैसे ही एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बारिश की बूंदे जो जमीन पर गिर रही थी वो गिरना रुक चुका था और हवा में ही छितर बितर हो जा रहे थे। उनकी भयंकर स्पीड के चलते हवा में उनके फिगर की जगह पर केवल लाइनें दिख रही थी इधर उधर जाते हुए। अंत में जब लड़ाई खत्म होती है तो हम देख पाते हैं आखिरी तक जो टिका रहा वो केवल एक आदमी था, स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन किसी दूसरे सेक्ट के थे। वहाँ पर भी उस आदमी ने खून की बाढ़ ला दी थी और एक आदमी मारा गया था और अब उसके सामने खड़ा था एक विशाल सेना जिसका अंत देखना मुश्किल था। सब लोग गुस्से में थे और प्लम ब्लॉसम की पंखुड़ियां वो हवा में उड़ रही थी। एक मोंक कहता है, क्या यह सचमुच में वही माउंट हुआ सेक्ट है जिसे हम कभी जानते थे। अमिताभा, उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी एक दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, यह किसी राक्षस का काम है। आखिर किसने माउंट हुआ को खून से लथपथ किया है। तो उसे रोकते हुए उसके बगल में खड़ा दूसरा पर्सन बोलता है, शांत हो जाओ, कोई सामने से आ रहा है। हम देखते हैं एक आदमी खून में लथपथ अपने टूटे स्वॉर्ड को करराते हुए किसी तरह सेक्ट से बाहर आते हुए बोल रहा होता है, माउंट हुआ सेक्ट का खात्मा हो गया। उस बंदे को देख ये आदमी फिर से चिल्लाते हुए कहता है, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन वो बंदा उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए आगे कहता है, ये सब केवल एक आदमी के द्वारा। आगे वो कुछ भी बता पाता तभी पीछे से एक स्वॉर्ड स्लैश आती है और उसके बॉडी के चीथड़े उड़ा डाला था, जिसे देखते हुए सारे ही लोग एक साथ कहते हैं, वो आ गया, हमला करो, मारो उसे। और हम देखते हैं कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो स्वॉर्ड स्लैश में इतना पावर था कि बहुत ही बड़ा वहाँ पर धमाका हुआ था और चारों ही तरफ धूल फैल चुके थे। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर ये बंदा कहता है, अभी ने कहाँ छुप कर बैठा है, तुरंत सामने आ। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुन वो आदमी अपने हाथों में एक कटे हुए सर को लेकर आते हुए कहता है, शाओलिन, वुडेंग, इंचेंग, नामगोंग, तुमने तो काफी भीड़ इकट्ठा कर ली है। जिस पर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, अपनी बकवास करना बंद कर और बता तू है कौन, तूने इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया। वो आदमी बताता है, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि लोगों ने कहा था माउंट हुआ सबसे शक्तिशाली है और अब पता चल रहा है अफवाहों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना बोलते हुए वो अपने हाथ में रखे गए सर को उन लोगों की ओर फेंकता है। तो उसे देखते हुए वे लोग और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, वो माउंट हुआ का सेक्ट लीडर है। तभी वो बंदा दोबारा कहता है, तुम लोग झुंड में आए हो तो निश्चित ही तुम्हारी ताकत माउंट हुआ से ज्यादा होगी, चलो आ जाओ एक साथ। उसकी ऐसी बातों को सुन हम देख पाते हैं सारे ही सेक्टरों और फैक्शनों के लीडर वो पागल होते हुए गुस्से में कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, जब तक हम तुम्हें आज
यहीं और अभी नहीं मार देते तब तक मोंटहुआ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यही सब बोलता हुआ जब वे लोग सभी एक साथ उस पर हमला करते हैं तो उन्हें देखते हुए वो बंदा कहता है वाकई में ये जगह बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो बस एक गेम प्ले था जिसको कि हमारा एमसी बाहर बैठा हुआ खेल रहा था। वह गेम को रोककर बाहर आते हुए कहता है इतने सारे लोगों का एक साथ मुझ पर हमला करना कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। इसी के साथ वो अपने गेम की सीढ़ी की तरफ देखता है जिसे लेकर उसकी दुनिया में उसे बैन करने की बात चल रही होती है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा था जिसे लेकर लोगों की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही थी। हमारा एमसी उस गेम को देखते हुए कहता है इसके जैसा कोई दूसरा गेम नहीं है, अगली बार मैं और अधिक सेक्रेट तरीके का इस्तेमाल करूंगा। इसी के साथ वो टीवी में चल रहे न्यूज की तरफ देखता है जहाँ पर कि एक बंदे की मिसिंग की खबर आ रही थी जिसे लेकर वो कहता है इसका अंत केवल उसकी मौत से होगी। और तभी अचानक ही उसके पीछे दरवाजे से किसी के कर्राते हुए मदद मांगने की आवाज आती है जिसके चलते जब वो बड़े ही क्रीपी स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है तो वह आवाज दोबारा कहती है प्लीज मेरी मदद करो। जिसको सुन वो किसी चीज को उठाते हुए बोलता है हाँ सही कहा। इसी के साथ जब वह उस आवाज देने वाले बंदे के सामने जाता है तो वह बंदा उसे भीख मांगते हुए बोलता है प्लीज दया करो और मुझे बख्श दो। यही सब बोलता हुआ वो उससे मदद की गुहार कर रहा था। वह जिस पर उसके सामने बैठते हुए बोलता है तुम्हें मदद चाहिए। वो बंदा बताता है देखो मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे क्यों अगवा किया है लेकिन मैं सच में कुछ भी नहीं किया। जिस पर हमारा एमसी उसके सामने जैसे ही कुछ तस्वीरों को फेंकता है तो उसे देखते हुए वो बंदा कहता है आखिर ये सारी चीजें तुम्हें कैसे मिला मुझे। जिस पर कहता है ये तो बहुत लंबी कहानी है, वैसे भी अगर तुम कुछ किए नहीं होते तो मेरा शिकार नहीं बनते। तो वो बंदा दोबारा कहता है मैं पश्चाताप कर रहा हूँ प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। लेकिन एमसी उसके सर को पकड़ जमीन पर पटकते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो मुझे बख्श दो। ये चीजें मैंने बहुत बार सुनी है, मेरे कान पक गए ये सुनते सुनते और फिर भी ये चीजें कभी भी नहीं बदलती, हमेशा सेम ही रहती है। वो कुछ अलग कहो। वो बंदा जिस पर अपने आपे को खो पूरी तरह पागल होता हुआ गुस्से उसके हाथों से खुद को किसी तरह छुड़ाता है और फिर अपने बंदे हाथों के साथ पहले तो एमसी के कमर पर काफी जोरदार अपने दांतों से काटता है जिससे कि जब बचने के लिए हमारा एमसी वो उसे दूरी को बनाता है। तो वो बंदा अपने बंदे हाथों को खोलते हुए गुस्से में उससे कहता है हरामखोर कहेंगे तुम तो अब गए काम से। जो सुने एमसी उसकी तरफ देखते हुए एक क्रीपी स्माइल को देना शुरू कर दिया था और जब वो बंदा उससे छीने गए हैमर के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हुए कहता है चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो एमसी साइड हटकर पहले तो उसके अटैक से बचता है और इससे पहले कि वो बंदा संभाल पाता तभी वो अपने पंचेस के साथ उसे इतना जोरदार हिट मारता है कि उसकी पूरी ही दुनिया हिल चुकी थी। वह बंदा दर्द में भयानक रूप से चिल्लाता है लेकिन एमसी दोबारा अपनी पोजीशन को बदलते हुए उसे इतना जोरदार फिर से एक किक देता है कि वो बंदा हवा में उड़ता हुआ कई कदम दूर जाकर गिरा था और किसी तरह रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ जाते हुए बोलता है मुझसे दूर रहो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। हमें पता चलता है अधिकतर इंसान शाकाहारी होते हैं और उनके बीच कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं जो अपने से कमजोर लोगों पर हमला करते हैं, उनका शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। और हमारा एमसी इसी तरह के इंसानों का शिकार करता है। वह एक हंटर है। वो बंदा देखता है जिस दरवाजे को खोलकर वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था उसके अंदर उसके जैसे कई और आदमी ममीफाइड रूप में पड़े हुए थे जिसको देख तो उस बंदे की पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। इसी के साथ वो अपने पीछे एमसी को देखता हुआ कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझसे दूर रहो, मेरे और करीब मत आ कमीने। ये सब बोलता हुआ वो अपनी जिंदगी को आखिरी पॉइंट पर हार ही चुका था। तभी उस कमरे का दरवाजा अचानक ही जोरदार धमाके के साथ टूट कर दूर फेंका जाता है और काफी सारे लोग उस कमरे के अंदर आते हुए कहते हैं जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, कुछ भी करने की हिम्मत मत करना। डोंग बोंग सो मर्डर, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और किडनैपिंग के संदेह पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। उन्हें इस तरह देख डोंग कहता है आखिर पुलिस को यह जगह मिली कैसे। वो बंदा हवा में फायर करते हुए बोलता है यह तो बस प्रैक्टिस थी, अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश की और यहीं पर नहीं रुके तो मैं पक्का गोली चला दूंगा। उस बंदे को इस तरह देख डोंग अपने मन में कहता है यह सिचुएशन तो बिल्कुल ही उस गेम की तरह है जहाँ चारों ही तरफ से सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हैं। यही सब सोचता हुआ वो उस बंदे से कहता है क्या तुम जानते हो इस आदमी ने 6 लड़कियों का खून किया है, उसने उन्हें टॉर्चर किया, उनके साथ खेलते हुए तस्वीरें भी ली और फिर अंत में उन्हें मार डाला। उसके बगल में जितनी भी लाशें लटक रही है वे सभी भी इसी आदमी की तरह थे। ये लोग इंसान नहीं जानवर हैं, इसीलिए मैं तो बस लोगों को बचाने के लिए इनका शिकार करता हूँ। अगर मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है तो गोली मुझे
नहीं, इसे मारो। जिस पर वो बंदा कहता है तो ऐसी बात है। हालांकि मुझे अपने सामने केवल साइकोपैथ मर्डरर दिख रहा है जो लोगों का अपहरण करके उन्हें मार डालता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? डोंग जो सुनता हुआ पहले तो उस बंदे की तरफ बड़े ही गौर से थोड़ी देर के लिए देखता है, बाद में सिचुएशन को समझकर जोरों जोरों से हंसते हुए बोलता है, ये भी सही है, मुझे लगा ही था पुलिस वालों से ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। इतना बोलते हुए वो उस बंदे के सर को फोड़ने के लिए अपने हैमर को चला दिया था, जिसको देख वो पुलिस वाला काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे रोकने के लिए बोलकर उस पर गोली चला डाला था। लेकिन अब काफी ही ज्यादा देर हो चुकी थी। डोंग जिस पल उस बंदे के सर को गुब्बारे की तरफ फोड़ता है, उसी पल उस पुलिस वाला का गोली भी उससे जाकर हिट कर दिया था। यानी कि वो दोनों ही यहीं पर मारे गए थे। लेकिन डोंग वो मरते हुए सोचता है, अगर मुझे जीवन में दोबारा मौका मिले तो मुझे उम्मीद है कि वह उन जानवरों से भरा होगा जिन्हें मैं अपनी इच्छा अनुसार मार सकता हूँ। बिल्कुल मुरिम जैसी जगह होगी वो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी सारी यादें उसके दिमाग में दोबारा रिवाइंड होना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते अचानक ही उसकी आंख एकदम से ही कहीं पर बिल्कुल ही फ्लैश होने के साथ ही खुलती, जो देख तो वो भी हैरान परेशान अपने मन में कहता है, मैं जिंदा हूँ, क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन मुझे तो गोली लगी थी, मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिंदा कैसे हूँ? तभी उसका ध्यान अपने सामने खड़े एक बंदे पर जाता है जो कि उसी से कह रहा था, तेरे के मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो हरामखोर। क्या तुम्हें पता है कि बाजार से तुम्हें घसीटते हुए यहाँ तक लाना कितना झंझट भरा काम था? इसके लिए कमीने, क्या मुझे तुम्हें सचमुच में मार डालना चाहिए? इतना बोलते हुए वो अचानक ही रुक जाता है और फिर डोंग को दूर फेंकते हुए बोलता है, आज अपनी जिंदगी जी ले, कल तू पक्का फेंकेगे मांस के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। अपनी ऐसी हालत को देख डोंग बुरी तरह बेहद ही ज्यादा गुस्से में था और जैसे ही अपने बगल में पड़े हुए एक पत्थर को पकड़कर उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, तभी उसकी बॉडी में मानो 240 वोल्ट करंट दौड़ चुकी हो। वो दर्द में चिल्लाते हुए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता और तुरंत ही जमीन पर गिरते हुए कहता है, कार है, क्या ये मेरी बॉडी है? आखिर इसके साथ क्या हुआ? ये मेरी बॉडी नहीं हो सकती है, आखिर ये घाव किस तरह की है? यही सब बोलता हुआ जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपने सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई देता है। हर चीज अलग थी। इसे देखता हुआ वो अपने मन में कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ, यह तो मुरिम वर्ल्ड है। यही सब सोचता हुआ वो पहले तो उस जगह को बड़ी ही शांति के साथ देखता है और फिर थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद वो अपने साइकोपैथ वाली हंसी को जोरों जोरों से हंसते हुए बोलता है, फाइनली अंततः मेरी विश सच हो गई। बैकग्राउंड में हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन आती है, प्लेयर डोंग बोन्सो, वेलकम टू मुरिम ऑनलैंड, द वर्ल्ड वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइड। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन दूसरे दिन का था जहाँ पर कि डोंग अपने काम को कर रहा होता है। तभी उसके पास वही बंदा आते हुए कहता है, ओए हरामखोर, आखिर तो कर क्या रहा है? उस बंदे को वहाँ पर इस तरह देख डोंग बोलता है, मिस्टर माचे। तो वो बंदा बताता है, अभी मेरे पीछे आ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। वो अपने मन में कह रहा था, यहाँ पर कितना घोड़ों के गोबर का बदबू आ रहा है। डोंग कहता है, यहाँ भी मैंने अभी तक अस्तबल की पूरी सफाई नहीं की है। वह बंदा जिस पर काफी ही ज्यादा गुस्से में उसके जबरे को पकड़ उसे जोरों से दबाते हुए बोलता है, हरामखोर, क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे बेवजह अपने पीछे आने के लिए बोल रहा हूँ? केवल इसलिए क्योंकि डेनरी क्लैन तुम्हारे जैसे हकलान वाले अनाथ को रहने और खाने को दे रहा है। तुम अपनी हद को लगातार भूलते जा रहे हो। अपनी औकात मत भूला कर, तू बस एक गुलाम है। क्या मेरी बात तेरे दिमाग में घुसा? जो सुनता हुआ डोंग उस बंदे को घूरता हुआ कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो भी जानता था अभी वो उसके खिलाफ तो नहीं जा सकता। फिर अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है। हम देखते हैं वो उस बंदे के कहे अनुसार उस जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर कि उसे जाने के लिए कहा गया होता है। उसे वहाँ पर देख एक बूढ़ा आदमी कहता है, तो तुम यहाँ पर आए हो? माचिल वो कहाँ रह गया? तो डोंग के साथ वाला बंदा बताता है, तुम्हें तो पता ही है बूढ़े आदमी माचिल फिर से फिनिक्स टेबेरियन में एंग के साथ है। वह निश्चित ही इस समय ड्रिंक ले रहा होगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, ऐसी बात है, खैर वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम सिर्फ दोनों ही आए हो? केवल तुम दोनों के लिए इन सभी को यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल होगा। वो बंदा जिस पर जोरों जोरों से हंसते हुए बोलता है, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छा घोड़ा है। ये सब बोलता हुआ वह डोंग को कॉलर से पकड़कर सामने फेंकते हुए बोलता है, कमीने तू कर क्या रहा है? जल्दी से उठ और इन सभी को अपने साथ लेकर आ। मुझे भी थोड़ा सा फिनिक्स टेबरन में अभी अभी काम याद आया है, तो वो मैं करके आता हूँ, इसीलिए पूरी मेहनत करना। इसी के साथ वो बंदा वहाँ से डोंग को अकेला छोड़कर भाग जाता है, जबकि डोंग अपनी कमजोर बॉडी के चलते इतने उसकी हालत खराब होती है कि वो झाग उगलना शुरू कर दिया था। उसकी ऐसी हालत को देख पहले तो वो बूढ़ा आदमी भी हैरान था, लेकिन बाद में अपने पास कोई रास्ते को ना देखकर वो
वो भी अपने मुंह को मोड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं डोंग किसी तरह उन सारे हथियारों को अपने पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। अभी उसकी वो पोटली धारदार हथियारों के चलते फट जाती है और सारे के सारे उसकी बॉडी पर ही गिर पड़ा था, जिसके चलते वो इतना दर्द में था कि वो भयंकर रूप से चिल्लाता है। और बाद में फिर से वो धीरे धीरे उन सभी हथियारों को एक जगह इकट्ठा करता है और बड़े ही मुश्किल से उन सभी को फिर से घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे यह चीज रिपीट करते करते शाम हो चुके थे, मतलब कि वो कई बार उस बुरे आदमी के पास जाकर हथियार को लेकर अपने क्लैन में आया होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हथियार थे। उसकी ऐसी दयनीय हालत को देखते हुए वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। तुम पहले से ही पीले दिख रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी पल मर सकते हो। और डोंग बताता है, नहीं मैं ठीक हूँ, और वापस किसी तरह उन हथियारों को अपने साथ क्लैन में ले जाते हुए सोच रहा होता है, सुसामा क्या तुम वाकई में इस तरह के कीड़े मकोड़े जैसे जीवन को जी रहे थे? इसी के साथ हम देखते हैं कि असली सुसामा के साथ हुआ क्या था। डोंग के उसके बॉडी में आने से पहले वो अचानक ही किसी बंदे से टकरा गया था। आखिर कमीने तू है कौन? यहाँ से तू भाग क्यों नहीं चाहता? जिस पर सुसामा वो बोल ही रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो बंदा उस पर लात घूसों की बारिश करना शुरू कर दिया था। वही सुसामा वो अपने मन में सोच रहा था, क्या यह वही समय था जब मेरे परिवार के सभी लोग तूफान में मारे गए और मैं अकेला जिंदा बच गया, या फिर ये तब की बात है जब मैं केवल जिंदा रहने के लिए डेनरी पवेलियन के दरवाजे पर दस्तक दी थी। यह बहुत ठंडा है, प्लीज कोई तो बचा लो। यही सब सोचता हुआ वो उसी स्थल में मर गया होता है और उसके मरते ही उसके बॉडी को कैप्चर डोंग ने कर लिया था। वो अभी जागते हुए कहता है, क्या यह उस बच्चे की यादें थी और क्या यह वही स्थल है जो उस बच्चे की यादों में थी? असली सुसामा को पीट पीट कर मारे जाने के बाद मैं उसकी बॉडी में आ चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा गया था, मोरिम ऑनलाइन में आपका स्वागत है, वह दुनिया जहाँ सबसे शक्तिशाली लोग ही निवास करते हैं। उस विंडो को देख डोंग कहता है, क्या यह मोरिम वर्ल्ड का स्टेटस है? इसी के साथ सीन काफी समय बाद शिफ्ट होता है। हम माचल को देखते हैं जो कि डोंग के लिए खाने को ले जाते हुए बोल रहा था, मुझे ही हमेशा इस तरह के कचरे वाले काम को क्यों करना पड़ता है? या डेनरी क्लैन में मैं ही अकेला ऐसा आदमी हूँ जो उस कमीने की गंदगी को साफ कर सकता है? उसे अपने काम को खत्म कर लेने के बाद सीधे अस्तबल में चले जाना चाहिए था। आखिर जरूरत ही क्या थी उसे डोरंग से मिलने की, जो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए मशहूर है। धिक्कार है, यह सोचकर ही दुख होता है कि मुझे महान माचिल को उस दयनीय छोटे कीड़े का पिछवाड़ा साफ करना पड़ेगा। सचमुच में ये बहुत ही गंदा है, या मैं उसे मार डालूं? छी, ये बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है। अगर मैं पकड़ा गया तो सबसे पहले मेरी ही गर्दन काट दी जाएगी। ऐसा बोलता हुआ वो दरवाजे को खोल उसके सामने खाने को फेंकते हुए कहता है, कामिनी तू जिंदा क्यों बच गए? तेरी वजह से मैं कितनी परेशानी को झेल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। तो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ डोंग कुछ भी न बोलते हुए अपने मन में कहता है, मेरे इस जगह पर आने के बाद 2 सप्ताह बीत चुके हैं। इस बीच माचिल और बाहरी दुनिया से मैंने काफी जानकारियों को इकट्ठा कर लिया है। यहाँ के लोग चीनी अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह चीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अद्भुत मार्शल आर्ट टेक्निकें हैं जिन्हें केवल नोवेल और फिल्मों में ही संभव माना जाता है। लोग इधर उधर उड़ रहे हैं और इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि आंखें भी उनका पीछा नहीं कर सकते। इस दुनिया में मार्शल आर्ट जिंदा और सांस लेती है, ऐसा लग रहा है ये रियल लाइफ वर्जन है मोरिम ऑनलाइन का। इसके अलावा दूसरी जानकारी यह है कि यह मोरिम वर्ल्ड स्टेटस विंडो सचमुच में काम करता है और इसे केवल मैं ही देख सकता हूँ। पहले तो इस विंडो और मार्शल आर्ट की मौजूदगी के कारण मुझे लगा कि मैं किसी गेम के अंदर हूँ, और नहीं, यह जगह निस्संदेह असली है। यहाँ के सभी लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं और वे ऐसे मूव करते हैं कि मानो वे जिंदा है, जिससे कि एक सवाल उठता है, या मैं इंसान हूँ या केवल एक प्लेयर? यही सब सोचता हुआ वो अपनी सोच में डूबा ही था। अभी उसके पास दूसरा बंदा आते हुए कहता है, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, ऐसा लगता है हमारा लिटिल ब्रदर सुसामा बेहद ही ज्यादा सुखमय जीवन को जी रहा है, जबकि हम कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा फटकार मिली सिर्फ एक बेवकूफ की वजह से, यहाँ तक कि हमें सजा भी भुगतनी पड़ी। तुम निश्चित ही इसी का इंतजार कर रहे थे, सही कहा ना हरामखोर? उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ डोंग पहले तो कुछ भी न बोलते हुए उसकी तरफ खामोशी से देखता रहता है, और फिर एकदम से ही उस फेंके गए खाने को उठाकर जब खाने लगता है, वो बंदा उसे देखते हुए कहता है, हरामी कहेगा, तेरा बड़ा भाई कुछ बोल रहा है, क्या तू सचमुच में मरना चाहता है? डोंग जिस पर उस खाने वाले प्लेट को सीधे जमीन पर रखता है और उसके टुकड़े को वो बंदा जब उसे मारने के लिए आगे आता है तो उठाकर सीधे उसके गले को चीर डाला था। वो बंदा जिस पर दर्द में कर्राते हुए अपने टूटे फूटे आवाज में उसे गालियां देते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है। तो डोंग उसके पास जाकर बताता है, वह बच्चा जिन्हें तुम लोग जानते थे वो कब का मर चुका है। इतना बोलते हुए वो पागलों की तरह उस टूटे हुए कांच से उस बंदे के चीथड़े
उड़ा डाला था और अपनी राक्षसी हंसी को हंस रहा होता है। वही वो बंदा दर्द में अपनी आवाज तक बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है। हर जगह ब्लड ही ब्लड था, जबकि डोंग उड़ते हुए ब्लड को महसूस करता हुआ अपने मन में कहता है, या मैं एक इंसान हूँ या फिर एक प्लेयर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मुझे लगा था, यह जगह बिना किसी डॉट के रियलिटी है। इस जगह के कुछ ग्रेट लॉ को जो मैंने महसूस किया है इस आदमी और मार्शियल से, वो ये है, कमजोर लोग बलवानों का शिकार होते हैं, बलवानों का सम्मान किया जाता है। अगर सचमुच में ये ऐसी जगह है तो मैं अपनी असली नेचर को छिपाए बिना जी भर के शिकार कर सकता हूँ। यहाँ मेरे जैसे नहीं, मुझसे भी भयानक मांसाहारी जी इस जंगल में फ्री होकर घूम रहे हैं, जिसे मुरीम कहते हैं। तो अब जैसे ही मेरा शरीर वो पूरी तरह ठीक होगा, मैं उन सभी की खोज में निकल जाऊंगा, क्योंकि यह है असली शिकारियों की धरती, जहाँ से मैं अपनी नई शुरुआत करूंगा। यही सब सोचता हुआ कुछ समय बाद वह उस आदमी के लाश के बगल में बैठा हुआ सोच रहा होता है। आमतौर पर इसके जैसे आदमी का भी शिकार करना सही नहीं होता, लेकिन मुझे किसी चीज को कंफर्म करना था और वो है मेरी इन्वेंटरी। ये कुछ ज्यादा ही अलग महसूस हो रहा है। उस गेम में इन्वेंटरी स्लॉट बेस्ड सिस्टम थी, जहाँ पर स्लॉट एक आइटम रखा जा सकता था, लेकिन ये इन्वेंटरी कुछ ज्यादा ही बड़ा और खुला हुआ जगह लग रहा है, शायद कुछ 100 वर्ग मीटर बड़ा। गेम में ये इस तरह काम करती थी, क्या यहाँ भी ये इसी तरह काम करेगी? इतना बोलते हुए वो उस बंदे के सर पर अपने हाथों को रखते हुए जैसे ही कहता है, इन्वेंटरी में रखो। वैसे ही उस बंदे की बॉडी के साथ साथ वहाँ पर बिखरे हुए हर एक ब्लड का बोन सब के सब उस इन्वेंटरी में जाकर स्टोर हो चुके थे। ऐसे नजारे को अपने सामने देख डोंग कहता है, इतनी बड़ी चीज एक पल में गायब हो गई, यह तो काफी ही ज्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटी है, ये तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा मुझे। लेकिन रुको, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं जिंदा लोगों को भी इसके अंदर डाल सकता हूँ? यदि हाँ तो क्या वे जिंदा रह पाएंगे? शायद मुझे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये सब बोलता हुआ वो अपनी डरावनी हंसी को हंस रहा था। अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है और हम देख पाते हैं दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं और वे काफी ही ज्यादा खुश लग रहे थे, जबकि उनके बगल में ही साफ सफाई करता हुआ ड्रम उन दोनों को ही घूर रहा था, अपने सफाई के काम पर ना ध्यान देकर। उसी समय उसके पीछे से मार्शियल आ जाता है और उसे इस तरह देख वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके पीछे से टपली देते हुए बोलता है, हरामखोर कहेगा, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? या तू गूंगा हो गया है? जो सुनता हुआ डोंग उन दोनों को छोड़कर अब उसे ही घूरना शुरू कर दिया था अपनी क्रीपी स्माइल को देते हुए, जिसमें मार्शियल वो बोलता है, लानत है, यूं ही यहाँ खड़ा होकर काम चोर मत कर, गूंगे कहीं के, जा और उस घोड़े को जरा सा घुमा कर ले आ। डोंग जो कि सुनता हुआ उसके सामने अपने सर को झुकाकर हकलाते हुए हाँ बोलता है, तो उसकी बातों को सुन वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, भगवान, अब मैं इस आदमी के साथ क्या करूं जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंग उस घोड़े को लेकर अपने साथ बाजार में लेकर घूमने चला गया था और चारों तरफ की दुकानें लोगों को देख ही रहा होता है। अभी उसका ध्यान अचानक ही एक दुकान के पीछे कुछ बच्चों पर जाता है, जो कि उसको ही देखता हुआ हंस रहा था और तुरंत ही अपने साथ लाए हुए पत्थर के साथ उस पर हमला कर दिया होता है, जो कि सीधे डोंग को काफी ही ज्यादा जोरदार लगा होता है, यहाँ तक कि उसके सर से ब्लड भी बाहर निकलना शुरू हो चुका था। जबकि वे बच्चे उसे चिढ़ाते हुए कह रहे थे, बेवकूफ सोसाम, लोग कहते हैं कि तू ठीक से बात भी नहीं कर पाता। ये सब बोलता हुआ वे लोग एकदम से ही भयंकर रूप से डर चुके थे, इतना कि उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और डर के मारे उनकी पैंट तक गीली हो गई, क्योंकि वे लोग देखते हैं डोंग भयंकर रूप में अपने मर्डरस ऑरा को बाहर निकालते हुए उन्हीं लोगों को घूर रहा था, जिस पर उन लोगों को विश्वास नहीं होता और अपनी आंखें जब मीर कर दोबारा वे लोग अपने सामने देखते हैं तो डोंग उन्हें नॉर्मल दिखता है और वो बेवकूफों की तरह हंस रहा था। वे लोग जिस पर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं तो सोसाम यानी कि डोंग बिना कुछ बोले उन बच्चों को इग्नोर कर आगे चला जाता है और जैसे ही थोड़ी सी दूर जाता है तो वे बच्चे दोबारा उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तोतले सोसाम, बेवकूफ कहें कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ डोंग फिर से काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने मर्डरस ऑरा को निकाल रहा था, लेकिन क्योंकि वे बच्चे थे तो शायद वो अपने गुस्सा को बाहर नहीं दिखाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्शियल वो कहीं पर जाते हुए बोल रहा होता है, लानत है, मेरे जैसे आदमियों को भी हथियारों को साफ करने का काम करना पड़ता है, आखिर वो कमीना वो कहाँ चला गया? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है, कहीं वो अचानक ही मर तो नहीं गए? इतना बोलते हुए वो जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से बाहर आता है डोंग, जिसको देखता हुआ मार्शियल कहता है, तुम बाहर कैसे आए? तुम वहाँ कर क्या रहे थे? ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही झांक कर कमरे के अंदर देखता है वो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि कमरे के अंदर रखे गए सारे ही हथियार क्रिस्टल क्लियर चमक रहा था, एक भी धूल कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिससे चौंका हुआ मार्शियल कहता है, मुझे अब ये मत बताना कि ये सब तुमने किया है। जो सुनता हुआ डोंग अपनी डरावनी हंसी को हंसता हुआ उसके सामने अपने सर को बहुत ही ज्यादा जोर से ऊपर नीचे करने लगता है, यानी कि उसका मतलब साफ था, ये सारी चीजों को उसी ने किया है। जिस पर अपने मन में कहता है उस जानलेवा घटना के बाद वो पूरी तरह
से बदल गया है। वे अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा है, यहाँ तक कि वे काम भी कर रहा है जो उसे करने के लिए ना कहा गया हो। या वो अंततः एक प्रॉपर इंसान बन चुका है। यही सारी बातों को वो सोच ही रहा था। उसी समय डोंग उसके आगे एक पोटली को करते हुए इशारा करता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? और जिस पर उस पोटली को लेकर जैसे ही खोल कर देखता है तो उसमें काफी ज्यादा सिक्के थे। इतना कि वो खुश होते हुए डोंग से बोलता है, तुम छोटे बदमाश, आखिर तुम्हें समझ आ ही गया दुनिया कैसे चलती है। तुम अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना। इसी के साथ वो उसे शाबाशी देकर वहाँ से उन पैसों को लेकर बेहद ही ज्यादा खुशी के साथ चला जाता है। जबकि डोंग जो कि उसे पीछे कर डरावनी हंसी हंस रहा था, उसके वहाँ से चले जाने के बाद एकदम से ही शांत होकर सीरियस हो गया होता है और उसे घूरते हुए बोलता है, बेवकूफ कहेंगे, मुझे तो यह भी नहीं पता है कि मरने के बाद उसे यह कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ चियोल मार्केट में जाते हुए उन पैसों को देखते हुए सोच रहा था, ये सही है, हर रोज अपने सर को झुकाने के बजाय थोड़ा सा आपको लचीला होना पड़ता है। यही सब सोचता हुआ वो एक जगह पर पहुँच कर कहता है, चलो आज मेरी जेब भरी हुई है, आज मैं यंग के बजाय वेक्सन जोसन को देखूंगा। ये सब बोलता हुआ वो ठर की हंसी को हंसते हुए जैसे ही उस जगह के अंदर जाता है तो उसके सामने एक बंदा आते हुए कहता है, स्वागत है, ये तो आप हैं माचियो। तो चियोल कहता है, जल्दी से अंदर जाओ और मेरे लिए जोसियन को भेजो। वो बंदा जिस पर ध्यान ना देते हुए उससे कहता है, ठीक है, हमेशा की तरह आपकी पसंद यंग कौन है? नहीं रुको, क्या आपने जोसियन कहा? तो माचियो अपनी ठर की हंसी को बहुत ही बड़ा करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। वो बंदा जोसन एकदम से ही अजीब तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। तो उसकी शकल को देखते हुए माचियो पैसे को आगे करते हुए बोलता है, ये तुम्हारी किस तरह की नजर है बेवकूफ, मेरे पास पैसे है, ये लो। वो बंदा जिस पर अपनी शकल को बदलते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है, शुक्रिया सर, आप दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे में इंतजार करिए, मैं अभी तुरंत आपके पास जोसियन को भेजता हूँ। हम देखते हैं उस बंदे के कहे अनुसार माचियो उस कमरे में पहुंचकर उस लड़के का इंतजार करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, मैं अंदर आ रही हूँ। इतना बोलकर वो दरवाजे को खोल अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं जोसियन हूँ। माचियो उसकी इतनी भयानक खूबसूरती को देखते हुए अपने मन में कहता है, यंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ वो कहता है, ठीक है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो वो लड़की उसके सामने बैठते हुए बोलती है, लीजिए मुझे शराब को भरने दीजिए। जिस पर माचुल और भी ज्यादा लट होते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे तुम्हारे ये हाथ कितने कोमल है ना, थोड़ा करीब आओ ना, और भी करे। इसी के साथ हम देखते हैं उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जबकि उनके दीवार के पीछे एक छोटे से छेद से उन लोगों को कोई बुरी तरह देख रहा था। हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं होता बल्कि डोंग था, जो कि माचुल को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहा होता है। इसी के साथ हम थोड़े समय पहले देखते हैं जब फिनिक्स डेविरियन का मास्टर माचुअल से पैसे को लेकर उसे कमरे में वेट करने के लिए बोलकर जाते हुए सोच रहा होता है, उसे अपनी बेटी की उम्र की ही लड़की को चुनना था, लेकिन चलो जब पैसा आ रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। यही सब सोचता हुआ वो अपने कमरे में जाकर उन पैसों को देखते हुए खुश हो ही रहा था। अभी दरवाजे पर उसकी नजर एक और बंदे पर जाता है, जिसको देखता हुआ वो बोलता है, आपका स्वागत है। इतना बोलते हुए वो जैसे ही उसे गौर से देखता है तो वो डोंग था। इसके चलते वो बोलता है, सोसामा, आखिर तुझे पता भी है तू कहाँ पर है, जल्दी यहाँ से निकल जा वरना। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी अपने सामने वो बहुत ही सारे पैसों को देखता है, जिस वजह से वो पूरी तरह खामोश हो चुका था। जबकि डोंग अपनी टूटी फूटी आवाज में हकलाते हुए बोल रहा था, वो बंदा उसके हाथों से पोटली को लेकर जब उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर ढेरों सारे पैसे थे। वो कहता है, तुम दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे के पास वाले दूसरे कमरे में इंतजार कर, मैं अभी उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। जिस पर डोंग आगे उससे बिना कुछ बोले सीधे उस कमरे के लिए निकल गया था। वही वो बंदा अभी भी अपने पैसों को देख काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके साथ ही वापस आते हैं परजेंट में, जहाँ पर कि डोंग दूसरे कमरे में बैठकर माचियोल का इंतजार तब तक करता है जब तक कि वो अपने कार्यक्रम को खत्म नहीं कर लेता। और जब वो सारी चीजों को खत्म करने के बाद उस लड़की को देख रहा था तभी उसके पीछे हम डोंग को देखते हैं जो बिना आवाज के उस कमरे में घुस गया होता है। वही वो बंदा इन सारी चीजों से अनजान खुद के तारीफों के पुल बांधते हुए बोल रहा था, माचियोल अभी भी तुम में बहुत ही ज्यादा दम है। अभी डोंग आगे बढ़ता है और उसके गले में अपने को फंसाकर उसे पीछे से दबाना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं डोंग के हाथ में पड़ा हुआ वो बंदा खुद को छुड़ाने के लिए गालियां देते हुए बोलता है, आखिर ये कौन कमीना कर रहा है। और सारी चीजें बेकार थी। डोंग अपनी और भी ज्यादा ताकत को लगाते हुए उस बंदे को हिलने तक का मौका नहीं देता और देखते ही देखते उसका काम तमाम करने के बाद डरावनी हंसी को हंस रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से ही उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर कि वो लड़की थकान के मारे अब सो गई होती है। मतलब कि बंदे में दम तो था। डोंग उसके पास बैठकर काफी देर तक कुछ सोचता है। बाद में वो
बोलता है वो शाकाहारी है। अगर आम भाषा में बोले तो उसका मतलब था वो मासूम है, उसमें ना तो इच्छा शक्ति है और न ही खुद को बचाने की ताकत। यही सब सोचता हुआ वो मार्शल को बांधते हुए कहता है अच्छा हुआ कि मैंने इन्वेंटरी का उपयोग करने की ट्रेनिंग कर लिया था, ये मेरे भविष्य में शिकार करने में बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने सोचा था इस दुनिया में लोगों को मारने से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और इन पॉइंट होने पर मैं अपना लेवल अप कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे मेरे लेवल बढ़ेंगे मेरी ताकत भी बढ़ेगी और शिकार करना वो आसान हो जाएगा, और जब एक बार शिकार करना आसान हो जाएगा तो मैं और भी ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकता हूँ, जिसका मतलब यह है मैं इन्फिनाइटली स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। यह दुनिया कितना अद्भुत है। यही सब बोलता हुआ वो अपनी पागल हंसी को कंट्रोल कर एकदम से मार्शल की तरफ कैमरे वाला पोज को देते हुए कहता है ये कितना अफसोस की बात है, मेरे पास कैमरा नहीं है। इसी के साथ सीन थोड़े समय बाद शिफ्ट होती है। हम देखते हैं उस फिनिक्स टेवेरियन का मास्टर या फिर जो कोई भी वो बंदा है मार्शल जिस कमरे में था उस कमरे के बाहर खड़ा होकर काफी ही ज्यादा सीरियस था। तभी वहाँ पर एक लड़की हाँफता हुआ भाग कर आती है। वो कहती है क्या वो अभी भी अंदर है? तो वो बंदा कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई, जल्दी करो और अंदर जाओ। वह भले ही गूंगा हो लेकिन चूंकि उसने पैसे दिए हैं इसीलिए वो अभी भी ग्राहक है। जिस पर वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है ठीक है मुझे माफ करिएगा इतनी देर से आने के लिए। वो बंदा जिस पर अपने पीछे वाले कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है चलो छोड़ आराम करो, वो अंदर इतनी देर से कर क्या रहा है, कहीं वो बच्चे पैदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? बहुत समय बीत गया है, अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए। जॉशन भी बाहर नहीं आए। सब बोलता हुआ वो दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है काफी समय बीत गया है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और जॉशन तुम भी, दूसरा कस्टमर इंतजार कर रहा है। नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हें भी आराम करने की आवश्यकता होगी। और जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता और खामोशी छाई हुई होती है तो वो बंदा गुस्से में अपने मन में कहता है यह वे कमीने मुझे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्शल तुम हरामखोर कहेंगे, आखिर अंदर हो क्या रहा है? ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर देखता है तो उसकी नजर जॉशन पर जाती है जो कि बदहवास अवस्था में छत की ओर देख रही थी। वो बंदा उसकी ऐसी हालत को देख जब वो भी छत की तरफ देखता है तो उसकी भी पूरी दुनिया हिल गई थी। वो तुरंत ही जमीन पर बैठ चुका था क्योंकि वे लोग देखते हैं कि मार्शल की बॉडी वो छत से लटक रही थी मानो कि उसने आत्महत्या किया हो। इसी के साथ में पता चलता है कि एन्यू के अंदर उत्तर में हुई नदी बहती है और मध्य में यांगटी रिवर। इसके बीच एक विशाल मैदान है जो कि प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध उपजाऊ भूमि और कई झीलों और नदियों के संगम के लिए जाना जाता रहा है, जिसने वाणिज्य और व्यापार को फलने फूलने की अनुमति दी। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पैसा इकट्ठा होता है वहीं चोर और बदमाश भी रहते हैं। जब अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के डाकू और बदमाशों की भीड़ ने आतंक मचा रखा था तब कई लोग उन्हें हराने के लिए आगे आए और एन्यू की प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने कई सारे सेक्ट और क्लैन को एस्टेब्लिश किया, जिनमें से कि सबसे खास क्लैन था नामगोंग क्लैन, सेंट्रल प्लेन के 5 ग्रेट क्लैनों में से एक और एन्यू के ग्रेटेस्ट सेक्ट। इसीलिए डेनरी क्लैन की तुलना नामगोंग क्लैन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनके पास फैमिली के स्पेशलाइज्ड फाइटिंग फोर्स और क्रॉस हेवन सॉरी डिवीजन है। वो अपने ब्लैक क्रो स्क्वाड के साथ अपनी खुफिया इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्सिंग ग्रुप के लिए वो पूरे एन्यू में प्रसिद्ध है। उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि बैगर सेक्ट भी दूसरे नंबर पर आता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ब्लैक क्रो स्क्वाड एन्यू में सबसे बेस्ट है, लेकिन हाल ही में उन्हें एक नए मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा जूझना पड़ रहा है। हम देखते हैं ब्लैक क्रो स्क्वाड का लीडर जियो डेहो इस चीज को देखता हुआ काफी ही ज्यादा सीरियस होता है। वो कहता है एक और सुसाइड या कहूँ कोई महामारी। पिछले कुछ महीनों में लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या पहले भी हुआ करती थी लेकिन इतने कम समय में इतना ज्यादा, जरूर यहाँ पर कुछ तो अजीब है। यहाँ तक कि ये मौत इतना सटीक है कि मिले सारे सबूत भी सबके सब आत्महत्या की ओर इशारा करते हैं। और क्या ये वाकई में सही है? यही सब सोचता हुआ वो अपने सामने खड़े आदमी से पूछता है सबसे पहले किसकी मौत हुई थी? वो बंदा बताता है आर्मरी के आर्टिस्ट जिसका की नाम मार्शल था। वो बंदा जिस पर पूछता है वो डेनरी क्लैन से था। वो उसके सामने खड़ा आदमी बताता है वो बंदा जिस पर पूछता है मुझे बताओ मार्शल ने आत्महत्या कहाँ पर की थी? उसके सामने खड़ा आदमी बताता है उसकी मौत फिनिक्स टेवेरियन के अंदर हुई थी सर। जो सुनता हुआ वो बंदा कहता है तो चलो वहाँ पर। जिस पर उसके सामने वाला बंदा कहता है माफ कीजिएगा लेकिन स्क्वाड लीडर खुद आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो बंदा बताता है नहीं मुझे उसे खुद देखना है। ये सब बोलता हुआ वो वहाँ से निकल जाता है और सीधे फिनिक्स टेवेरियन में पहुंचकर उसके मास्टर से पूछता है क्या यह वही कमरा था? तो वो बंदा बताता है जी हाँ सर, जॉशन और मैंने मार्शल को इसी कमरे में लटका हुआ देखा था। कैप्टन जो सुनता हुआ अपने मन में कहता है अगर ये आत्महत्या न होकर हत्या हो तो आखिर इस कमरे में कल्प्रिट घुसा कैसे होगा? यही सब सोचता हुआ वो कमरे के हर एक कोने को गौर से देखते हुए एक दरवाजे के पास पहुंचकर अपने मन में कहता है मैंने हर कोने की तलाशी ली। कल्प्रिट के लिए बिना देखे अंदर घुसना नामुमकिन है। इस स्थिति में केवल एक ही चीज संभव हो सकता है, अगर हम इन लकड़ियों को हटा देते हैं तो बहुत आसानी से अंदर आया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इन लकड़ियों को कभी
हटाया ही नहीं गया है। यही सब सोचता हुआ वो टेबेरियन मास्टर से पूछता है, मुझे बताओ क्या छत को हटाए बिना इन लकड़ियों को निकालने का कोई तरीका है? तो वो बंदा बताता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, ये लकड़ियाँ छत और फर्श के बीमों से जुड़े हुए हैं। बीमों से निकाले बिना आप किसी भी हालत में इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। तो कैप्टन पूछता है, जब मार्चल की मौत हुई तो क्या बगल वाले कमरे में कोई मौजूद था? वो बताता है, हाँ उस कमरे में एक और मेहमान था, वह शायद मार्चल के साथ ही आया होगा। वो बंदा जिस पर एकदम से ही सीरियस होते हुए जब उससे पूछता है कौन था वो बंदा बताता है, डेनरिक लैंड का सोसामा। वहीं इन सबसे दूर हम डोंग को देखते हैं जो कि मार्केट में जाते हुए अपने विंडो को देखता हुआ सोच रहा था, मैंने कुछ दिनों पहले अपने पास में रहने वाले जिस बंदे को मारा था उससे मिले एक्सपीरियंस पॉइंट पहले मारे गए लोगों से मिले एक्सपीरियंस पॉइंट से ज्यादा थे। वो आदमी जरूर कोई मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, क्योंकि जितना शक्तिशाली लोग होते हैं उतना ही अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट मुझे मिलते हैं। लेकिन अगर मैं अभी किसी प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट से लड़ूं तो मैं डेफिनेटली हार जाऊंगा। निश्चित ही डेनरिक लैंड का सबसे कमजोर वॉरियर भी मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे ऐसे शिकार की आवश्यकता है जो आम लोग और मार्शल आर्टिस्ट के बीच खाई में लटका। जैसे कि मैंने लास्ट उस बंदे को मारा था। अभी एक आवाज आती है, वाह वाह क्या बात है, तुम्हें तो मैंने काफी दिनों से नहीं देखा। वाकई में हमारा छोटा सुषमा तो काफी हैंडसम हो गया है। सही कहा ना दोस्तों। जो सुनता हुआ जंग जब उन लोगों को देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता तो वे बंदे फिर से कहते हैं, सुषमा अपने एल्डरों से मिलने के बाद ग्रीटिंग कैसे करते हैं? क्या तुम भूल चुके हो या फिर सचमुच में तुम हमसे बात करना बंद कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारा नन्हा सुषमा ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उन्हें इस तरह देखता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, ये गली के गुंडे भले ही सुषमा कितना ही नाकामयाब क्यों ना हो फिर भी डेनरिक लैंड का एक मेंबर है। हम देखते हैं यही सब सोचता हुआ वो उन लोगों को देखते हुए बड़े ही खामोश था। तो उसके सामने खड़ा मेन बंदा वो आगे आकर उसके सर को पकड़ बोलता है, या तुम सचमुच में हमें अनदेखा कर रहे हो? लगता है हमें अपने सुषमा से थोड़ी निजी बातें करनी पड़ेगी। ये सब बोलता हुआ वो उसे घसीट कर उस गली के अंदर ले जाता है। यहाँ पर की डोंग वो सोच रहा था, या मैं उन सबको यही मार सकता हूँ और इसे आत्महत्या जैसा दिखा सकता हूँ, या फिर मैं इन सभी की लाशों को अपनी इन्वेंटरी में इकट्ठा करके कहीं और फेंक सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी किया तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा इन सभी को मारने से मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। या मैं अभी मार खा लूँ बाद में उनसे छुटकारा पा लूंगा। हम देखते हैं जिस बंदे ने उसके बालों को पकड़ रखा था वो उसे अंदर ले जाने के बाद उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गए, अब तो तुम काफी मोटे भी हो गए हो। लगता है कि तुम खूब खा पी रहे हो और अच्छी जिंदगी को जी रहे हो। और उसका पंच इससे पहले कि डोंग को लगे अभी उनके बीच कोई आते हुए कहता है, रुक जा, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि उससे नाइसली बिहेव करना? उस बंदे को वहाँ पर देख हम देखते हैं मेन बंदा घबराते हुए कहता है, जंगू सर आप यहाँ पर? जबकि डोंग उस बंदे को देख घूरना शुरू कर दिया था। वहीं वो बंदा इन सबसे अनजान डोंग को घोड़े को देखते हुए कहता है, इतना बेहतरीन घोड़ा है, हमारे डार्क सोसाइटी के लीडर का पर्सनालिटी घोड़े को लेकर पूरी तरह पागल है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि इस घोड़े को मैं उसे उपहार में दे दूं। आखिर तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? ये सब वो डोंग से पूछ रहा था। लेकिन डोंग बिना कुछ बोले उसे घूरते हुए अपने मन में कह रहा था, उसके मारने की इच्छा पूरी तरह स्पष्ट है। तो क्या उसका टारगेट शुरुआत से ही यही था? वह मुझे मारकर घोड़े को अपने साथ ले जाना चाहता है। हालांकि शिकार के लिए उसने गलत आदमी को चुन लिया। यही सब सोचता हुआ वह जवाब देता है, लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। इस पर वो बंदा एकदम से ही उसके पास आकर डरावनी शक्ल के साथ कहता है, मैंने तुमसे इस बकवास को नहीं पूछा था। तो डोंग जवाब देता है, फिर तुम देर क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो और मुझे मार डाल। उसे इतना फटाफट बोलता हुआ देख ये बंदा कहता है, इसकी टांग सुषमा क्या तुम बोल सकते हो? तभी डोंग उस बंदे जंग पर हमला करते हुए बोलता है, इन्वेंटरी। देखते हैं उसके इन्वेंटरी से एकदम से ही सॉरी निकलता है जिसको हवा के बीच पकड़ता हुआ वो उस बंदे के सीधे गले पर हमला किया था और उसे वहीं पर चीर डाला होता है। वह बंदा जिस पर मरते हुए अपने मन में कहता है, आखिर कैसे? इसी के साथ वो बंदा जैसे ही पूरी तरह मरता है वैसे ही वहाँ पर मानो एक नया सूरज फूक चुका। हर जगह रोशनी ही रोशनी फैल चुकी थी और सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जब रोशनी खत्म होती है तो मेन बंदा वो अपने सामने खतरनाक रूप में डर चुका था, क्योंकि उस बंदे के मारे जाने के बाद डोंग के एक्सपीरियंस पॉइंट पूरा हो चुका था और अब वो लेवल 2 पर था। जिसकी वजह से उसकी ऑरा इस तरह बदल गया होता है कि मानो सामने से कोई राक्षस आ रहा हो। जिसको देखता हुआ ये बंदा काफी ज्यादा डर गया होता है और अपने पॉइंट को गिली करते हुए कहता है, दानव राक्षस भागो भागो। और कोई फायदा नहीं था, सारे ही लोग मारे जाते हैं। और आखिरी में जब वो वहाँ से भागने की किसी तरह कोशिश कर रहा था, मुझे बचा लो, तभी उसके एक पैर का पूरी तरह चिथड़े उड़ चुका था। जिसके चलते वो जमीन पर गिर रेंगते हुए सोच रहा होता है, ये नहीं हो सकता, या मैं सचमुच में ही यहीं पर मरने वाला हूँ। तो पूरी तरह बेवकूफ थे, जिसे हम पीटने के बाद जब उसके हाथों में कुछ पैसे थमा देते थे तो तुम मूर्खों की तरह हंसते रहते थे। मैं तो हर बार की तरह बस कुछ आसान तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कैसे हो
गया। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ डोंग उसे काफी सी जोरदार हिट को देता है, जो कि इतना जोरदार लात होता है कि वो बंदा वहीं पर बेहोश हो चुका था। इसके बाद डोंग उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कि वो उसे साइड में रखकर दूसरी लाशों के साथ कुछ तो कर रहा होता है। तभी उस बंदे की आंख खुलती है और अपने सामने डोंग को देख जब चिल्लाने की कोशिश करने लगता है तो डोंग का आवाज आता है, क्या तुम जाग गए? वो बंदा जिस पर जैसे ही कहता है डीमन, अभी डोंग एकदम से ही उसके पास आ जाता है, जिसको देख वो अपने मुंह को पूरी तरह सील कर लिया था और ऐसा दिखावा करता है कि वो तो कुछ बोलने की कोशिश कर ही नहीं रहा था। लेकिन डोंग उसके गले के ऊपर अपने नाइफ को रखते हुए कहता है, वो आदमी जो घमंड में आकर सबसे पहले मारा गया वो कौन था? वो बंदा बताता है उसका नाम जंग हो था सा। जो सुन डोंग कहता है, हाँ सही कहा, मुझे याद है उसने पहले ब्लैक कुछ बोला था, आखिर क्या था वो बंदा बताता है वह ब्लैक सोसाइटी के बारे में बात कर रहा था। वो बोंगयोंग में रूल करने वाले अनऑर्थोडॉक्स सेक्टों में से एक है। जंग हो इसी सोसाइटी का एक एग्जीक्यूटिव था। डोंग जिस पर अपने नाइफ को उसके गले के और पास ले जाते हुए कहता है, एग्जीक्यूटिव? अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद आया उसने अपने लीडर के बारे में भी बात की थी। वो बंदा और भी ज्यादा डरता हुआ आगे बताता है, आपने सही कहा, ब्लैक सोसाइटी का लीडर बैंग पोयोम है। यह वही कमीना बैंग पोयोम है जिसने की जंग हो को ऑर्डर दिया था आपको मारने और आपके घोड़े को अपने साथ लाने के लिए लॉर्ड सोसामा। तो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि ब्लैक सोसाइटी इस दुनिया की ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले सिंडिकेट है, जिसमें कि सबसे पहले बॉस आता है, उसके बाद बाकी के लोग आते हैं। यही सब सोचता हुआ जब वह उस बंदे की तरफ देखता है वो बुरी तरह से रो रहा होता है। इसको देखता हुआ डोंग कहता है, बहुत अच्छे, अब तक तुमने मुझे काफी कुछ बताया है, लेकिन अगर तुम मुझे विकेट सेक्ट और ब्लैक सोसाइटी के बारे में सारी चीजें बता दोगे और अगर मुझे लगा कि ये जानकारी यूजफुल थी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो बंदा जिस पर बेहद ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं जिंदा रहूंगा सच में? लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ गला जमीन पर पड़ा हुआ था, यानी कि डोंग ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। डोंग लास्ट में उसकी भी लाश को अपनी इन्वेंटरी में डालते हुए चैन की सांस लेते हुए अपने सामने देख सोचता है, आज मुझे बहुत ही सारी बातें पता चली। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो सिविलियन और मार्शल आर्टिस्ट के बीच वाला हो, ना तो प्रॉपर आम आदमी और ना ही प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट। और अब मुझे संयोग से वे लोग मिल चुके हैं, मैं इनका शिकार करूंगा सबसे पहले अपने लेवल अप करने के लिए। यही सब सोचता हुआ अचानक उसका ध्यान अपने हाथों की तरफ जाता है। इसको देख वो कहता है कि ये पूरी तरह से गायब हो गए। जैसे ही मेरा लेवल बढ़ा मेरी पिछली सारी चोटें ठीक हो गई, मेरे हाथों के निशान और मेरे शरीर के सभी घाव भी गायब हो गए। लेकिन अगर क्या मेरे दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचा हो तो क्या ये तरीका काम करेगा? इसके अलावा जब मैं लेवल अप करता हूँ तो चारों ही तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी फैल जाती है, जो कि लेवल अप का बहुत ही बड़ा डाउन साइड है। ये फ्लैश और लोगों का अपना ध्यान बेवजह खींचने वाला है, मुझे इसे छुपाना होगा। इसलिए अब जब तक कि मैं अपना शिकार पूरा न कर तब तक मैं अपना लेवल अप नहीं करूंगा, या फिर जब मैं अपने शिकार के साथ अकेला तभी अपना लेवल अप करूंगा। ये सब सोचता हुआ वो गली से बाहर निकलते हुए अपने मन में आगे कहता है, अगर जंग हो थोड़ा सा और सतर्क और मजबूत होता तो मैं सचमुच में मुसीबत में पड़ सकता था। मैं अब और भी खामोश होकर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। मुझे पकड़े जाने से पहले तेजी से स्ट्रांग बनना होगा, ज्यादा से ज्यादा जानवरों को मार कर। यही सब सोचता हुआ वो पूरी तरह मार्केट में गुम हो चुका था। लोगों के भी अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है, जब डोंग अपने अस्तबल में वापस लौट आया था और अब उसके सामने सिस्टम एरर का एक नोटिफिकेशन होता है और इससे उसके सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग कहता है, मेरे लेवल 2 पर पहुंचने के बाद ये एरर अपीयर हुआ, क्या इसका कारण मैं हूँ? क्योंकि गेम सिस्टम और मैं जिनका इस जगह पर एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए वो एक ही समय पर काम कर रहे हैं। क्या ये दुनिया हम दोनों को आगे बढ़ने और फैलने से रोकना चाहती है? शायद मेरा इकलौता यहाँ होना ही एक बड़ी गलती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। पिछली बार जो सारे चीजें क्वेश्चन मार्क के रूप में अपीयर हो रही थी वो सारे अब गेज बार के रूप में दिखाई देने लगे हैं। क्या यह भी उस बड़ी एरर की वजह से है? इसका कारण शायद यह होगा कि रियलिटी में हर चीज को आप गेम की तरह नाप नहीं सकते। यही सब सोचता हुआ वो जैसे ही किसी चीज को टैप करता है तो उसके सामने एक नया विंडो था जिस पर स्लैश, स्टैब, ब्लॉक थ्रो जैसी कई पैसिव स्किल थे जो कि कॉमनली जनरेट होते हैं मोरिमा ऑनलाइन गेम के कैरेक्टर को क्रिएट करते समय। उतने में एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, 10 या उससे ऊपर लेवल के एक एनिमी 20 मीटर के अंदर आ चुका है। इसी के साथ काउंटडाउन भी चलना शुरू हो चुका था, जिसको देखता हुआ तो डोंग की पूरी ही दुनिया हिल चुकी थी और वो घबराते हुए कहता है, क्या यह अर्ली वार्निंग नोटिफिकेशन है? यही सब सोचता हुआ वो दरवाजे की तरफ देख पहले तो थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, बाद में अपनी मुट्ठी को कस साइको फेस को बनाते हुए कहता है, वह शायद दुश्मन नहीं है, क्योंकि डेनरी क्लैन में हिम्मत करके घुसने वाले लोग बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई घुसपैठ करने की हिम्मत कर रहा है तो वो इतना धीमी तो नहीं होगा, वह जरूर कोई डेनरी क्लैन का ही एक्सपर्ट होगा। मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता 10 लेवल का अंतर कितना फर्क डालेगा, और अगर केवल 2 लेवल तक पहुँचने के लिए किए गए मेहनत और जान की कीमत
बात देखी जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा अंतर है, क्योंकि 10 लेवल तक पहुंचने के लिए मैं केवल आम लोगों को मारूं तो मुझे हजारों नहीं 10,000 लोगों को मारना पड़ेगा। इसीलिए सामने से आ रहा बंदा वो उतना ही शक्तिशाली है जितना उस 10,000 लोगों की जिंदगी की कीमत है। आखिर वो डेनरिक लैंड का कौन सा कैंडिडेट हो सकता है? यही सब सोचता हुआ वो कोशिश कर ही रहा था उस बंदे के बारे में जानने की। तभी अचानक से ही उसके अस्तबल का दरवाजा एकदम से ही खुल जाता है और उसके सामने खड़ा था 2 लोग, जिनमें से कि मेन बंदा धीरे धीरे चलकर उसके सामने आता है। जिसको देखता हुआ तो डोंग भी हैरान था, लेकिन वो बंदा बिना कुछ बोले उसके कंधे पर जैसे ही अपने हाथों को रखते हुए कहता है, तो तुम हो सोसामा, या तुम्ही ने माँ च्योल को मारा है? हम देखते हैं उसके इतना बोलते ही डोंग भयानक रूप में दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया था। लेकिन वो बंदा इस चीज की बिना परवाह किए उसके अंदर लगातार एनर्जी को भेज रहा होता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि डोंग की हड्डियां तक हिल चुके थे। वो दर्द के मारे लगातार चिल्ला रहा होता है। हालांकि कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि वो अपने होश को संभालने में कामयाब रहा और धीरे धीरे अपने सेंसेस में आने लगता है, जबकि उसके बॉडी के अंदर हम देख पाते हैं उस बंदे के भेजे हुए एनर्जी सारे एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते वो एक बड़े गोलाकार जैसे आकार में ढल जाता है। या फिर ये चीज उसके अंदर पहले से थी, या हो सकता है वो बंदा ऐसी चीज की जाँच कर रहा था। खैर जो भी हो, हमें क्लियरली पता नहीं चलता। हम बस देखते हैं कि वो बंदा डोंग के अंदर थोड़ी देर तक अपनी एनर्जी को भेजने के बाद अपनी एनर्जी को रोक देता है और उसे छोड़ने के बाद बिना कुछ बोल उसकी तरफ थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं। जिस पर उसके साथ वाला बंदा डोंग को देखते हुए बोलता है, माफ करिएगा लेकिन कैप्टन। न बोलते हुए वो जैसे ही दरवाजे को बंद करता है तो हम दरवाजे के पीछे डोंग को देखते हैं। वो खतरनाक लुक के साथ उस बंदे की तरफ घूर रहा था और जैसे जैसे उस कमरे में अंधेरा छाता जाता है तो हम उसकी आंखें वो रेड होते हुए देख पाते हैं। शायद वो बंदा उसके निशाने पर चढ़ चुका है। दूसरी तरफ हम उस कैप्टन के साथ वाले बंदे को देखते हैं। जब वो आगे उससे पूछता है, कैप्टन आपने उससे सही तरीके से पूछताछ किए बिना तुरंत ही बाहर क्यों आ गए? आपको उस बच्चे पर शक नहीं है? वो बताता है, हाँ मुझे शक तो था, इसीलिए मैंने अभी अभी उसके अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी को डालकर उसकी जांच की। अगर उसने मार्शल आर्ट की थोड़ी सी भी ट्रेनिंग किया होता तो निश्चित है उसके अंदर कुछ तो अंश दिखाई देता। वो बंदा जिस पर पूछता है, तो आपको क्या पता चला? कैप्टन बताता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से खाली है। यहाँ तक कि इंटरनल एनर्जी का एक बूंद भी उसके अंदर नहीं है। वो पूरी तरह से साधारण और मामूली आदमी है जिसने कि कभी भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा। ये सब सोचता हुआ वो आसमान को देखते हुए अपने मन में कहता है, या वाकई में अब तक जितनी भी मौतें हुई वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी, या वाकई में ये कोई महामारी है? पता नहीं इसके खत्म होने तक कितने लोग अपनी जान गंवाएंगे। हम देखते हैं चांद अजीब तरह से चमक रही थी और गिडाइयों की चिंताओं के बीच हत्या की महामारी गायब हो गई और एक नई नरसंहार की हवा बोंगयांग में चल पड़ी। शहर के किसी कोने में एक इन के अंदर बैठा हुआ कुछ लोग बात कर रहे थे। या तुमने वो कहानी सुनी है? उसके सामने बैठा हुआ बंदा कहता है, या उस बेनाम स्वॉर्डमैन के बारे में? हाँ मैंने सुनी है, शायद ही यहाँ पर कोई होगा जो उसके बारे में नहीं जानता। जिस पर वो पहले वाला बंदा कहता है, तुम्हें उसे सम्मान देकर महान बेनाम स्वॉर्डमैन कहना चाहिए। वो वहाँ जाकर उन कमीनों इबॉनी सिंडिकेट को मार रहा है। ये सब बोलता हुआ वो जोरों जोरों से चिल्ला रहा था तो उसके सामने वाला बंदा कहता है, अरे शांत हो जाओ यार और अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखो, अगर कोई सुन लेगा तो। इस पर वो पहले वाला बंदा फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन लेगा तो उन्हें सुनने दो। वैसे भी उन माइटी इबॉनी सिंडिकेट ग्रुपों में से व्हाइट टाइगर यूनिट और रेड वुल्फ सेक्ट का तो पहले ही सफाया हो चुका है। जिस पर उसके सामने बैठा बंदा फिर से कहता है, चुप रहो, तुम भूल रहे हो अभी भी एक जगह बची हुई है। अगर ब्लैक स्नेक सोसाइटी के लोगों को तुम्हारी बात सुनाई देगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो वह पहले वाला बंदा कहता है, उनका भी समय जल्द ही आने वाला है। हमारा महान बेनाम स्वॉर्डमैन जल्द ही उनके पास भी पहुंचेगा और उन सभी को भी पूरी तरह कुचल देगा। हम देखते हैं उसकी बातों को एक बंदा उस में बैठा हुआ बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहा होता है, जो कि कोई और नहीं, शुरुआत में जिस बंदे को हमने देखा था वही होता है बेनाम स्वॉर्डमैन। वह उस बंदे की बातों को सुनने के बाद चुपचाप उस इन से बाहर निकल जाता है और सीधे अगले सीन में हम उससे ब्लैक स्नेक सोसाइटी के सामने देखते हैं, जहाँ पर की शुरुआत की तरह ही बिजली कड़क रही थी और हर जगह अंधेरी रात फैली हुई थी, जिसके बीच वो खड़ा था सबकी मौत को लेकर। वहीं इन सबसे अनजान दरवाजे पर एक बंदा बिना किसी चीज के परवाह के चैन की नींद ले रहा था। अभी उसके पास कोई दूसरा बंदा आकर उसे एक जोरदार देते हुए बोलता है, अमीने तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर सो भी सकता है? वो बंदा डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। जिस पर कि वो बंदा अपनी पोजीशन को लेते हुए उसे बताता है, आराम खोर अब तो होश में आ जा। क्या तुझे पता नहीं है बेनाम स्वॉर्डमैन का आतंक कितना शोर मचाए हुए है? उसने अब तक हमारे 3 रेवल सेक्टरों को पूरी तरह सफाया कर दिया है, अब हम केवल एक ही बचे। ये सब बोलता हुआ वो देखता है कि वो बंदा फिर से सो रहा था, इसीलिए वो बोल ही रहा था कि अमीने क्या तू फिर से नींद ले रहा है? अभी उस बंदे के गले के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका साह लुढ़कता हुआ दूर
जाकर गिरता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है क्या क्या यहाँ पर बेनाम स्वाड। आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी हम उसके पीछे देखते हैं बेनाम स्वाडमैन आते हुए उसका भी काम वहीं पर तमाम कर देता है। बाद में उन दोनों के हिस्सा को लुढ़कते हुए देखने के बाद वो बंदा थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है और फिर उस बड़े से दरवाजे के खोल जब अंदर देखता है वो अंदर कहीं भी कुछ भी आवाज नहीं था, हर जगह खामोशी छाई हुई थी। जिसके चलते वो आगे बढ़ते हुए जब सेक्ट की तरफ जाने लगता है तो बीच मैदान में पहुंचते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हजारों की संख्या में तीर उसकी बॉडी को छल्ली करने के लिए एकदम से चारों ही तरफ से उसे घेर लिया होता है, जिससे वो किसी तरह बचते हुए जब पीछे हटकर आगे देखता है तो उसे दिखाई देता है सैकड़ों की संख्या में लोग जो कि उसके ही इंतजार में थे। वे लोग कहते हैं हमें पता था तू यहाँ पर आएगा बेनाम स्वाड में, तो सब आगे बढ़ो और उस कमीने को मार डालो। अपनी पूरी कोशिश करना आज वो यहाँ से जिंदा बच कर ना जाए। हम देखते हैं उस बंदे के ऑर्डर को सुनते ही सारे ही लोग के कुत्तों की तरह उस बेनाम स्वाडमैन पर टूट पड़े थे, लेकिन उस बेनाम स्वाडमैन को इतने सारे लोगों के बीच घिरे होने के बावजूद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह लोगों को कागज की तरफ बड़ी ही आसानी के साथ बेरहमी से काट रहा होता है, क्योंकि उसे मिशन मिला था 1000 लोगों को मारने की। हम देखते हैं उसका एक एक स्लैश इतना पावरफुल था कि दर्जनों की संख्या में लोग एक साथ मारे जा रहे थे। एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो उसके पास तक जाने में कामयाब रहा हो। इसके बजाय बाकी के बच्चे बंदों के दिल में अब खौफ बैठ चुके थे। वे लोग उससे लड़ने में डरने लगे थे, जिसको देखता हुआ उन सब का लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है उसका सर जो आज काटेगा वो मैं हूँ। उसको इस तरह देख बाकी के लोगों में भी जोश भरता है और वे लोग भी उसके पीछे उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं था। उस बेनाम स्वाडमैन को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने इतने लेवल के बंदे आ रहे हैं। वे सबको एक ही जैसे मारता हुआ जा रहा होता है। आखिरी में जब वह दो बंदों को एक साथ मारता है तो उन दोनों की बॉडी के अंदर उसका स्वॉर्ड फंस चुका था, जिसे कि वे दोनों ही बंदे कसकर पकड़ते हुए कहते हैं जल्दी करो समय नहीं है। जो सुनता हुआ यह बंदा जिसको कि हमने शुरुआत में देखा था वो डोंग के पीछे से आते हुए कहता है आरामखोर तुम पकड़े गए। उसे इस तरह अपने पीछे देख डोंग काफी ज्यादा चौंका हुआ था, लेकिन वह बिना घबराए अपने स्वॉर्ड के साथ उन दोनों बंदों को भी हवा में उड़ाते हुए जब तक पीछे से आ रहे उस बंदे के गले को काटता तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसीलिए वो कहता है इन्वेंटरी। उसके नाम बोलते ही तुरंत इन्वेंटरी खुलती है और वहाँ से एक ब्लेड निकलकर उस बंदे के सर को 2 टुकड़ों में अलग कर डाला था, जहाँ पर कि वो बंदा मरते हुए सोचता रह गया पीछे से कैसे चाकू आ सकता है। वह इन सब के बीच पहले जो लीडर आगे आया था डोंग को मारने के लिए वो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके पीछे से एक स्टैब उसे कर दिया था, जिसके चलते बेनाम स्वाडमैन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। वहीं वो लीडर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है आखिरकार हमें तुम्हारा एक टुकड़ा मिल ही गया। तुम मेरे लड़कों को इस तरह काट रहे थे, हमें तो लगा कि तुम एक राक्षस हो, लेकिन अंततः तुम भी एक इंसान ही निकले जिन्हें कि हम मार सकते हैं। ये सब बोलता हुआ वो और उसके लोग डोंग को देखते हुए डरावनी लुक को दे रहे होते हैं, जिन्हें देखता हुआ डोंग अपने स्वार को बाहर निकालते हुए अपने फेस को रिवील करता हुआ उन लोगों से कहता है तुम लोग काफी ज्यादा खुश दिख रहे हो, लगता है कि तुम्हारा मन अब तक नहीं भरा, तो चलो जरा सा और खेला जाए। इसी के साथ नरसंहार दोबारा शुरू होता है और देखते ही देखते वहाँ पर खड़े हर एक आदमी मारा गया था। दूसरी तरफ कहीं पर खड़ा एक बंदा चिको को इस तरह शांत होता हुआ देख अपने मन में कहता है चिल्लाहट बंद हो गई है, धिक्कार है, या सचमुच में हम लोग केवल एक आदमी के हाथों मारे जाने वाले हैं। मैंने तो सिर्फ लोगों से कुछ पैसे ऐंठे थे, हल्की सी मानव तस्करी की, कुछ लड़कियों और शराबों को बेचा और केवल उन लोगों को मारा जिन्हें इंसान कहा भी नहीं जा सकता था। तेरे के इस दुनिया में तो हमसे भी कहीं बदतर लोग हैं, फिर हम ही क्यों, सिर्फ इसलिए कि वे लोग ताकतवर हैं और हम आसान शिकार हैं। किसी भी हालत में हमें उसे यहीं पर मारना होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ वो और भी कई सारी बातों को सोचते हुए अपने पीछे लोगों को देखते हुए कहता है अंधेरे में रहना हमारे लिए फायदेमंद है। यही सब सोचता हुआ जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो अब उस जगह के सारे लोगों को मारने के बाद बेनाम स्वाडमैन उन्हीं लोगों की ओर आगे बढ़ रहा था। इसे देखता हुआ वो बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है फायर, हमला करो। हम देखते हैं उसके ऑर्डर मिलते ही हजारों की संख्या में तीर बेनाम स्वाडमैन पर चल चुका था और जब वे तीर रुकते हैं तो ये बंदा अपने सामने देखते हुए कहता है या वो मर गया होगा। अभी उसके पीछे फ्लैश के स्पीड से कोई चीज आती है और उसके पीछे जितने भी लोग थे उन सभी के गले को 2 टुकड़ों में अलग करना शुरू कर दिया था, जिसको देखता हुआ वो बंदा कुछ भी समझ पाता तब तक देखते ही देखते उसके साथ वाला भी सारे ही लोग एक पल के अंदर ही खत्म हो चुके थे। इस चीज से वो बंदा इतने बड़े शौक में चला गया होता है कि वो थोड़ी देर के लिए पूरी तरह शांत हो चुका था। बाद में जब उसे होश आता है तो वो चिल्लाते हुए अपने स्वर को इधर उधर फेरते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या तुम सभी मर चुके हो। ये सब बोलता हुआ वो डोंग से कहता है बेनाम स्वाडमैन आखिरकार तुम हमसे चाहते क्या हो, जिसका कि जवाब डोंग कुछ भी ना देते हुए खामोशी से भरे अपने कदमों के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ने
करने लगता है। वह बंदा दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, तुम कोई मौत के देवता नहीं हो, तुम्हारे पास हमारा न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तभी उसका सर वो कट कर हवा में उड़ चुका था और वह बंदा अपनी बातों का पूरा कर भी नहीं पाता है। वहीं डोंग उसे भी मारने के बाद आगे जाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है जिंदगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस सेक्ट के अंदर हर कोई मारा गया था केवल एक आदमी को छोड़कर, और वो था ब्लैक स्नेक सेक्ट का लीडर बैंग पोयोंग। साथ ही हमें पता चलता है कि डोंग ने अपनी शुरुआत सबसे पहले व्हाइट टाइगर यूनिट से किया था। हालांकि वो उसके मेंबर के तुलना में बहुत कमजोर था। भले ही उसने जंगों को मारकर अपनी लेवल बढ़ा ली, तब भी इसीलिए उसने उसका शिकार करने के लिए लालच, घात लगाकर जैसे कई अन्य तरीके का भी इस्तेमाल किया। और जब तक व्हाइट टाइगर यूनिट का लीडर इन सब के बारे में जानकर सतर्क हो पाता, तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। उनके इस तरह लगातार मौतों को देखते हुए ऑफिसियल और शहर के लोगों ने डोंग को एक नाम दिया, राइटियस बेनाम स्वॉर्डमैन। वहीं डोंग के लिए यह राइटियस बेनाम स्वॉर्डमैन का मुखौटा पहनकर और भी ज्यादा आसान हो गया अनऑर्थोडॉक्सों का सफाया करना, जिसके चलते उसने जब व्हाइट टाइगर यूनिट के लीडर को मारा था वह लेवल 5 तक पहुंच चुका था और साथ ही उसे पहला एक्टिव स्किल भी मिली, किंग और 3 फोर्स स्वॉर्डर, जिस वजह से अब वो अंततः अनऑर्थोडॉक्स सेक्टों के मेंबरों से छिपकर नहीं बल्कि आमने सामने मुकाबला कर सकता था। हम देखते हैं जिस समय उसके कारनामे और कामों के बारे में सुनकर गांव शहर के बच्चे उसके नकल को करते हुए खेल रहे थे, उसी समय रेड वुल्फ गेट का भी पूरी तरह सफाया हो गया था और अब केवल बोंगयांग में एकमात्र अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट बचा था, ब्लैक स्नेक सोसाइटी। हम देखते हैं सारे ही लोगों को मारने के बाद जब डोंग आखिरी बच्चे बंदे के पास जाता है, यानी कि सेक्ट लीडर के पास, तो वह बोंग प्योंग उसे देखते हुए कहता है, या तुम ही हो राइटियस बेनाम स्वॉर्डमैन? जिसके जवाब में जब डोंग कुछ भी नहीं बोलता तो उसकी खामोशी को देखते हुए वह बुढ़ऊ फिर से कहता है, अगर तुम न्याय के योद्धा हो तो तुमने खुद को इतना कसकर क्यों लपेटे हुए हो? डोंग बताता है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। जिसको सुन वह बुढ़ऊ बोलता है, या तुम न्याय के रक्षक नहीं हो, फिर तुम अनऑर्थोडॉक्स फैक्शनों का शिकार क्यों कर रहे हो? जिस पर कि डोंग बताता है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा ना, मैं वो नहीं हूँ राइटियस स्वॉर्डमैन। उसके सेम ही जवाब को सुन वो बंदा पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, बाद में अपनी हंसी को किसी तरह कंट्रोल करते हुए बोलता है, लगता है कि तुमने उन सभी को धोखा दिया। डोंग बताता है, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है, उन्होंने बस वही माना जो वे मानना चाहते थे। तो वह बुढ़ऊ अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए बताता है, तुम बहुत ही ज्यादा दिलचस्प इंसान हो। अगर आज चाहे मुझे लाशों की नदी को पार ही क्यों न करना पड़े, तब भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पछतावा होगा। इसीलिए चलो अब आ जाओ, चाहे फिर तुम राइटियस स्वॉर्डमैन हो या ना हो, मुझे कभी भी मार नहीं पाओगे। तो मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या सब है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि वे दोनों ही अपनी अपनी साइको फॉर्म में आते हुए डेडली रूप में एक दूसरे के जान के प्यासे आमने सामने खड़े हो चुके होते हैं। भयंकर एनर्जी को बाहर निकालते हुए हम देखते हैं वे दोनों जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी टकराव खतरनाक थे। उन दोनों को देखते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों में कोई भी कमजोर है। हालांकि कुछ ही समय बाद हम देख पाते हैं डोंग डिसएडवांटेज में जाने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड वो लगातार बह रहा था। यही कारण था कि वो लगातार डोंग को पीछे धकेल रहा होता है। वही डोंग वो मुश्किल से ही उसके अटैकों को डॉज कर पा रहा था और अंत जब बोंग ब्योंग उस पर जबरदस्त हमला करता है तो वो कई कदम पीछे तक धकेला गया था। और फिर भी डोंग किसी तरह खुद को संभालते हुए जब अपनी हाथों की तरफ देखता है तो उसके ब्लड बहने की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह उसकी तरफ आते हुए बोंग प्योंग बोलता है, लगता है तुम्हारी बॉडी की कंडीशन परफेक्ट नहीं है। इतना बोलते हुए जब वह फिर से अपने खतरनाक हमले को उस पर करता है तो डोंग किसी तरह उसके अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहता है, वो लगातार केवल मेरी चोटों को निशाना बना रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से मैं हार जाऊंगा, चाहे फिर मैं अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस ही क्यों ना दे दूं। उसे इतना खोया खोया देख बोंग प्योंग कहता है, लगता है कि तुम्हारा मन इस लड़ाई में नहीं है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो डोंग उसके अटैक को दोबारा किसी तरह रोकते हुए जैसे ही अपने 3 फोर्स स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि उस बोंग प्योंग की हंसी वो बदल जाती है और एक डरावनी रूप को लेते हुए उससे कहती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसी के साथ हम देख पाते हैं उसका स्वॉर्ड किसी सांप की तरह बदलते हुए डोंग के जिस हाथ में जख्म था उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। और इससे पहले कि डोंग वो कुछ भी कर पाता, उससे पहले ही वह डोंग के हाथों को उसकी बदन से पूरी तरह से काट कर अलग कर देता है, जिसके चलते डोंग वो भयंकर तरीके से दर्द में चिल्लाता है। वहीं उसे अपने स्वॉर्ड में जकड़ा हुआ बोंग प्योंग बोलता है, यह तो बहुत ही ज्यादा असरदार रहा, लगता है कि तुमने पहली बार विप जैसे किसी चीज का सामना किया है। जो सुनता हुआ डोंग अपने दर्द को किसी तरह बर्दाश्त करते हुए इंगोंग का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी बॉडी बेहद ही ज्यादा हल्का हो चुका था। हम देखते
हैं वो अपनी बॉडी को हल्का पाते ही हवा के बीच उड़ता हुआ है इतना जोरदार बोंग प्योंग को किक देता है कि उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा था। यहाँ तक कि जहाँ पर वो गिरा था वहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ था कि हर जगह धूल ही धूल और धुआं फैल चुका था, जिसको देखता हुआ डोंग हाँपते हुए जोरों जोरों से सांस ले ही रहा था। तभी कुछ अचानक ही अनएक्सपेक्टेड होता है और उसकी फरगर चार हो चुकी थी, क्योंकि वो देखता है उस धुएं के बीच से एक ड्रैगन नुमा भयंकर रूप में इसने पूरे एरिया को अपने चपेट में ले लिया होता है। अपने सामने इतने खतरनाक चीज को देखता हुआ डोंग कुछ भी सोच पाता। तभी बोंग प्योंग आगे बढ़ता हुआ कहता है, अजीब, सचमुच में बहुत ही अजीब। यहाँ तक कि तुमने अपने शरीर को भी चारा बनाने के लिए संकोच नहीं किया। यह निश्चित रूप से किसी मार्शल आर्टिस्ट का तो तरीका नहीं हो सकता, यह हत्यारा या फिर एक शिकारी का तरीका है। डोंग उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ जब कोई भी जवाब नहीं देता और खामोशी में उसे घूरता रहता है, तो वह बंद आगे कहता है, क्या तुम जानते हो मार्शल आर्टिस्टों के साथ जानलेवा लड़ाई में तुम जितना अधिक छुपाओगे उतना ही अधिक लाभ तुम्हें मिलेगा। इतना बोलते हुए वो अपने कपड़े को उतार कर जब उसे दिखाता है तो उसके बॉडी के ऊपर एक ढाल था जिसके ऊपर क्रैक आ चुका होता है। हालांकि उसने अपना काम बखूबी किया था डोंग के उस हमले से उसे बचाकर। बोंग प्योंग अपनी ढाल को दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास ज्यादा छुपा हुआ चीज था और तुम्हारे पास कम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर अब और तुम्हारे पास ज्यादा मूव नहीं बचा है तो अब अपने मरने का मजा लो। यह मौत बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बेनाम मर्डरस डीमन, यानी कि उसने उसका नाम बदल दिया। इसी के साथ वो अपना स्नेक टैप हमला दोबारा डोंग पर किया था, जो कि काफी भयंकर लग रहा होता है। डोंग को मारने के लिए आखिरी में बोंग प्योंग अपने खतरनाक हमले को करते हुए कहता है, बेनाम स्वॉर्डमैन डीमन, आज तो यहीं पर मरेगा। वह हमला इतना भयानक होता है कि डोंग बचने के लिए पीछे हटते हुए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ धूल को उड़ाना शुरू कर दिया होता है, जिसे देखता हुआ बोंग प्योंग कहता है, आज चाहे जो कुछ भी कर लो मुझसे तुम्हें कोई भी चीज बचा नहीं सकता। इतना बोलते हुए वो अपने हमले के स्पीड को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाते हुए डोंग को काफी जोरदार हिट दिया होता है, जिसे देखता हुआ ऐसा लग रहा था कि डोंग का काम यहीं पर तमाम हो गया, क्योंकि वो हमला सीधे उसके बॉडी के आर पार हो गया होता है। अंततः तुम्हारा काम ही यहीं पर खत्म होता है। ये सब बोलता बोलता वो अचानक ही अपने सामने कोई चीज देखकर शॉक हो चुका था, क्योंकि धूल साफ होने के बाद उसे दिखाई देता है उसके हमले के साथ जो हिट हुआ था वो डोंग नहीं था, बल्कि उसके ही सोसाइटी का एक दूसरा मेंबर होता है। बोंग प्योंग जिसे लेकर सोच ही रहा होता है कि उसने ये कब किया और आखिरकार वो गया कहाँ। उसी समय डोंग अपने 3-4 स्वॉर्ड आर्ट के सेकंड फॉर्म के साथ हवा के बीच उड़ता हुआ उस पर खतरनाक हमले को किया होता है, जिसे लेकर बोंग प्योंग कुछ भी समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो हमला सेकंडों में इतनी तेजी के साथ उसे आकर लगता है कि वो कुछ भी नहीं समझ पाता। हालांकि वो किसी तरह उस हमले से अपनी जान जाते जाते रोक देता है और उसे काफी ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, जिसे देखता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, इतने तेज हमला होने के बावजूद भी वो अपने दिल को सेकंडों में तबाह होने से अपने हाथों से रोक दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तभी बोंग प्योंग कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इतना बोलते हुए वो अपनी चेन जैसे तलवार को घुमाता हुआ जब डोंग पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखता हुआ डोंग तुरंत ही उससे अपनी दूरी को बनाना चाहता था, लेकिन बोंग प्योंग उसके स्वर को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तो डोंग अपने पास कोई रास्ते को न देखकर तुरंत ही अपनी इन्वेंटरी को खोल देता है, जिसके खुलते ही वहाँ पर बोंग प्योंग के स्वर के सामने अचानक से ही डोंग ने अब तक जितने भी लाशों को जमा किया था वे सब के सब आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिसे देखता हुआ बोंग प्योंग अपने मन में कहता है, मेरे स्वर के सामने अचानक से ही आसमान से इतने सारे लाश कैसे आ गए, अभी भी उसने कुछ छुपाए हुए है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो वहाँ पर डोंग नहीं था, जिसके चलते वो काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसका पीछा करते हुए कहता है, हरामखोर कमीने कहेंगे, आखिर तू कहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है, सन की पागल कहेंगे, तूने सोचा भी कैसे हमारी लड़ाई के बीच तू लाशों का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में वो उसकी तरफ एक तीर बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ आता है, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है, इन जैसे गंदी चालों का इस्तेमाल करना बंद कर और एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की तरह सामने आकर ला। हालांकि उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, एक दूसरा आयरो उसके बगल से आते हुए वो कुछ भी समझ पाता, उससे पहले ही उसे लगभग हिट ही कर दिया था और उसे मार ही डाला था, लेकिन वो किसी तरह बच गया होता है और अपने मन में सोचता है, अब मुझे ये मत बताओ कि इस सिचुएशन में मैं बस एक शिकार हूँ, मैं बोंग प्योंग हूँ। हम देखते हैं उसे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि मानो एक भेड़िया खरगोश का शिकार कर रहा हो। वह इतना घबरा गया होता है कि पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे जैसे ही अपने बगल में हल्का सा हलचल दिखाई देता है तो वह पागलों की तरह हमला करते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर हो। हम देखते हैं उसने किसी चीज का तो चित्र उड़ाया था, लेकिन वो डोंग नहीं था। वो कहता है, क्या यह भी एक लाश थी? ये सोचता हुआ वो दोबारा पागल होते हुए जैसे ही
चिल्लाने वाला था, तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। डोंग एकदम से ही उसके पीछे से आते हुए उसके दिल के आर पार अपने स्वर को कर दिया होता है। बोंग प्योंग अपनी ऐसी हालत को देखते हुए कहता है, हरामखोर कहेंगे, तो तूने बोंगयांग के ब्लैक सोसाइटी के हर एक मेंबर को खत्म कर ही दिया, अंततः तूने ऐसा किया क्यों? तो डोंग बताता है, क्या मुझे कोई कारण बताने की आवश्यकता है? इंसान हमेशा से ही एक दूसरे को मारते आए हैं। जब वे बंदर थे तभी से सभ्यता की शुरुआत में बना नियम अभी तक चलता आया है। बलवान हमेशा कमजोरों को लूट कर उन्हें कुचलते हैं। दुनिया चाहे जो भी हो, यह नियम हर जगह लागू होता है और इस बार बारी तुम्हारी है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उसके गले को काट कर उसे मारता है तो हम देख पाते हैं वहाँ उस जगह पर एक भयानक लाइट आकर गिरती है जो कि चारों ही तरफ फैल चुकी थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डोंग वहाँ से सही सलामत निकल रहा था, यहाँ तक कि उसका हाथ भी ठीक हो चुका था। यानी कि बोंग प्योंग को मारने के बाद उसका लेवल अप हुआ और उसकी बॉडी दोबारा रिपेयर हो गई। वह उस जगह से बाहर निकल के कहता है, बोंगयांग में ब्लैक सोसाइटी के हर एक आदमी को मारने के बाद मेरी तैयारी पूरी हो गई है। अब मुरिम के जियांगू में जाने का समय आ गया है, जहाँ पर ताकतवर ही ताकतवर है और शिकार करना मुश्किल है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक अलग जगह को देखते हैं, जहाँ पर की बहुत ही बड़ी सभा लगी हुई थी और उनके बीच बैठा हुआ था उनका लीडर, जो कि कहता है ऑर्थोडॉक्स और डिमोनिक फैक्शनों के बीच महान युद्ध में कितना समय बचा है। तो एक बंदा आगे आते हुए कहता है, 2 साल अभी भी बचा हुआ है। जो सुनता हुआ वह लीडर कहता है, 2 साल? लगता है कि भव्य योजना को शुरू करने का समय आ गया है, पहले रणनीति शुरू करो। जो सुनता हुआ वह बंदा कहता है, जैसी आपकी इच्छा। इसी के साथ दोबारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं डोंग डेंडरे क्लैन में वापस आ चुका था और शहर के बीच जा ही रहा होता है। अभी वो लोगों की बातें सुनता है, क्या तुमने उस खबर के बारे में सुना है? बेनाम स्वॉर्डमैन ने आखिरकार ब्लैक सोसाइटी का भी सफाया कर दिया। तो दूसरा पर्सन कहता है, इस बारे में तो बात ही मत करो, व्यापारी और वेश्याएं गुस्से में उबल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था बोंगयांग में ब्लैक सोसाइटी के मेंबरों का इस तरह खात्मा होगा। तो उसके सामने बैठा हुआ बंदा कहता है, अब हमें उसे केवल बेनाम स्वॉर्डमैन कहने के बजाय राइट यस बेनाम स्वॉर्डमैन नहीं कहना चाहिए। जिस पर कि उनके साइड में खड़ा तीसरा बंदा कहता है, ये ठीक नहीं होगा, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। भले ही वो हीरो वाला काम कर रहा है, लेकिन लोगों को इस तरह मारना क्या वाकई में सही है? तो वह पहले वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? अपनी जुबान संभालो और जरा सोचो उन कमीनों ने यहाँ पर क्या क्या किया है। उन कमीनों को जिंदा चबा जाना भी उनके लिए बहुत कम सजा होती। तो वह बंदा कहता है, लेकिन फिर भी। जो सुनता हुआ दूसरा बंदा बोलता है, अब तक नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल और नहीं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के वे घमंडी कमीने हम आम लोगों की चिंता की है। एकलौता बेनाम स्वॉर्डमैन ही है जो अंत में हमारी मदद के लिए आगे आया। जो सुनता हुआ तीसरा बंदा बोलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम लोग सही हो। अगर वो बेनाम स्वॉर्डमैन नहीं होता तो हम लोगों के लिए कौन ही खड़ा होता? पहला बंदा जो कि सुनता हुआ एकदम से ही खुशी में नाचता हुआ भागते हुए कहता है, बेनाम स्वॉर्डमैन की जय हो, जिसने की ब्लैक सोसाइटी का पूरी तरह सफाया कर दिया। बेनाम स्वॉर्डमैन अमर रहे। उस बंदे की ऐसी बातों को सुनता हुआ ये दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते और एक दूसरे को थोड़ी देर तक घूरते हैं और फिर वो भी पूरे शहर के साथ नाचते हुए उनके साथ शामिल होते हुए बोलते हैं, उन हरामखोर ब्लैक सोसाइटी के कमीनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बेनाम स्वॉर्डमैन अमर रहे। वहीं उनके बीच से जाता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, अब समय आ गया है, मुझे यह जगह छोड़ कर जाना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगला सीन रात के समय का होता है, जहाँ पर की डोंग अपने घोड़े को घुमाकर तबेले के पास पहुँचता है। तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, 10 या उससे ऊपर वाला दुश्मन 20 मीटर के दायरे में आ गया है। जो सुनता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, या मेरा स्पिरिट है इस स्थिर स्थिति के बारे में बोल रहा है। इसी के साथ वो जैसे ही दरवाजे को खोल कर अंदर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि उसके सामने खड़ा था ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर और उसके बगल में खड़ा था डेनरे क्लैन का हेड फ्लाइंग हेवनली डीमन स्वॉर्ड डेनरे चियोनवू। वो सोचता है, आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? इतना सोचते हुए वो तुरंत ही उन लोगों के सामने अपने घुटनों पर आकर सर को झुका लिया होता है, जबकि डेनरे क्लैन का हेड उस पर ना ध्यान देते हुए अपने घोड़े को देख उसके साथ खेलते हुए कहता है, लगता है तुमसे अब विदा लेने का समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ डोंग जो कि अपने घुटनों पर झुका हुआ था, उसका ध्यान डेनरे क्लैन के हेड की बातों पर नहीं था, बल्कि वो तो कुछ और ही देख काफी ही ज्यादा चौंका हुआ था। वो सोच नहीं पा रहा होता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो देखता है डेनरे क्लैन के हेड के पैर वो जमीन से टच कर ही नहीं रहे थे। वो जमीन से लगभग 4 या 5 इंच ऊपर ही फ्लोट कर रहा था, जबकि इन सबसे अनजान डेनरे क्लैन का हेड वो बोल रहा था, पूर्णिमा की रात नामगम क्लैन के हेड की बेटी की शादी है। तो ब्लैक क्रो का लीडर बोलता है, ऐसे में क्या आप अपने सबसे प्यारे घोड़े को बधाई उपहार के रूप में भेजने के बारे में सोच रहे हैं? तो डेनरे क्लैन का हेड बताता है, काश मैं अपने बच्चों को भी
नैमगम क्लैन में ऐसे ही भेज पाता। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही सीरियस होकर कहता है हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ब्लैक क्रो का लीडर पूछता है यह शादी प्रतिज्ञा के लिए है या फिर 9 बॉक्स सेरेमनी के लिए। जो सुन डेनरी क्लैन का हेड उससे कहता है या तुमने सुना नहीं, पहले मैंने क्या कहा था, मैं अपने बच्चों को वहाँ पर भेजना चाहता हूँ क्योंकि एक लठ के बजाय 2 लठ को बिछा कर नदी पार करना ज्यादा आसान है। तो ब्लैक क्रो का लीडर बताता है लेकिन नैमगम क्लैन को शायद इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। जो सुनता हुआ डेनरी क्लैन का हेड वो बोलता है या तुम भूल गए हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था। इतना बोलकर वो एकदम से ही सीरियस होकर उसे प्रेशर में डालते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इसे पूरा करके दिखा। अपने ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर को ब्लैक क्रो का लीडर जब संभालने में असफल होने लगता है तो डेनरी क्लैन का हेड उसे छोड़ बोलता है कल तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाओ, तुम्हें बहुत ही ज्यादा काम करना है। जो सुनता हुआ ब्लैक क्रो का लीडर जब कहता है मैं समझ गया तो डेनरी क्लैन का हेड डॉन को देखते हुए बोलता है अपने साथी से भी ले जाना, घोड़े की देखभाल करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। इतना बोलकर जब वो वहाँ से चला जाता है तो पीछे खड़ा ब्लैक क्रो का लीडर केवल इतना बोल पाता है जैसा आप चाहें पैट्रियार्च। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं काफी सारे लोग थे जो नैमगम फैमिली में जाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं, यानी कि पूरी सेना थे। वहीं उनके बीच साइड में खड़ा डोंग अपने घोड़े के साथ सोच रहा था मुझे मार्शल आर्ट को प्रॉपर वे में सीखना होगा सिवाय अपने स्किल के। मैंने फैमिली के वॉरियर और ब्लैक यूनिट के लीडर को देखकर मार्शल आर्ट को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यह महज एक नकल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे गलत तरीका होता है इसे सीक्रेट मैनुअल से खुद से सीखना और सबसे अच्छा तरीका होता है किसी मास्टर से इसे सीधे सीखना। हालांकि किसी का डिसेबल यूं तुरंत बन जाना इतना आसान काम भी नहीं है। मैंने इस दुनिया में पहले ही अपने 18 साल की आयु को प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे लिए वैसे भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मार्शल आर्ट को सीखना। सही शब्दों में कहा जाए तो सिचुएशन बिल्कुल भी मेरे पक्ष में नहीं है, लेकिन चूंकि ये नैमगम फैमिली है जो कि एनियो में एब्सोल्यूट पावर को रखने वाले 5 ग्रेट क्लैनों में से एक है सेंट्रल प्लेन की, तो वहाँ पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। यहाँ पर की और भी अधिक शक्तिशाली शिकार है। यही सब सोचता हुआ वो खुश हो ही रहा था। उसी समय वहाँ पर ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर आते हुए अपने फोर्स से कहता है क्या यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, बताओ अब और कौन पीछे रह गया है। तो उसके पास एक बंदा आकर कहता है यंग मास्टर और यंग लेडी को छोड़कर सारे लोग आ चुके हैं। जो सुनता हुआ डेनरी क्लैन का लीडर वो पहले तो गुस्सा होता है, बाद में वो कहता है डेनरी गांगो संभवतः बोंगयांग के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब खाने में गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। रही बात डेनरी हुए की तो वो अपने साथियों के साथ यात्रा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसीलिए उन्हें छोड़ो, वो बाद में आ जाएगी। यही सब बोलता हुआ वे सारे ही लोग नैमगम क्लैन के लिए निकल चुके थे। थोड़े समय बाद वे लोग जा ही रहे थे, तभी ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर एक जगह पर रुकते हुए बोलता है रुक जाओ। इतना बोलते हुए अपने सामने वाली जगह को देख ही रहा था, तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। साथ ही किसी के चिल्लाने के भी आवाज काफी जोरों से आ रही थी, जिन्हें सुनता हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर बोलता है नहीं फिर से। भले ही डेनरी गांगे असाधारण समझ और टैलेंट वाला मेन कैरेक्टर है जो कि अपने स्किल को लेकर नैमगम क्लैन के अंदर ऑर्डर डिसेबल भी बन सकता है, लेकिन समस्या उसकी चरित्र को लेकर है। वह लापरवाह, शराबी और महिलाओं का शौकीन है। उसके बारे में हमेशा बुरी अफवाहें ही फैलती रहती है। जरूर वह इस बार भी किसी को पीट रहा होगा, पता नहीं वह ऐसा क्यों करता है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था और उसके अंदर से एक बंदा काफी ही खतरनाक तरीके से बाहर निकलकर एक दीवार से टकराता है, जिसे देखता हुआ वो कहता है यंग मास्टर। वही डोंग जब उसे देख ही रहा था तभी उसके स्पिरिट आई का नोटिफिकेशन आता है 10 या उससे ऊपर वाला दुश्मन 20 मीटर के दायरे में आ गया है। दूसरी तरफ डेनरी वो चिल्ला रहा होता है हरामखोर कमीने कहेंगे मैं तुम्हें मार डालूंगा, और इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी उसे एक और खतरनाक हिट लगता है जो कि इतना जबरदस्त होता है कि ब्लैक क्रो का लीडर भी चौंक चुका था। जबकि डोंग उसे तो मजा आ रहा था, वो अपने मन में कहता है वह एक मास्टर है, वो भी असाधारण स्किल के साथ। हम देखते हैं उस बंदे का हिट इतना खतरनाक होता है कि वो यंग मास्टर वहीं पर बेहोश हो चुका था, जिसको देखता हुआ ब्लैक क्रो का लीडर उसकी तरफ उसे गालियां देते हुए आते हुए कहता है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने के। तो वह बूढ़ा मास्टर उसकी तरफ एक क्रीपी लुक के साथ बोलता है तू है कौन। इतना बोलते हुए वो अपने भयानक पावर को जब बाहर निकालने लगता है तो उसे देखता हुआ ब्लैक क्रो का लीडर वो कांपते हुए उसे बताता है मैं गीडाई हूँ, डेनरी क्लैन के ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर, और जिस बंदे को आप टॉर्चर कर रहे हैं वो डेनरी क्लैन का यंग मास्टर है। अगर आप उनके ऊपर से अपने पैरों को नहीं हटाते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम देखते हैं उसके पीछे खड़ा उसका फोर्स भी उस बूढ़े इंसान से लड़ने के लिए तैयार था, जिन्हें देखता हुआ डोंग अपने मन में कहता है लगता है लीडर को पता नहीं है उसके सामने कौन खड़ा है, और ये कैसे हो सकता है। अगर ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर खुद नहीं जानता कि वो कौन है तो आखिरकार यहाँ पर कौन ही होगा जो उसके बारे में जानता होगा। निस्संदेह वो कोई मास्टर है जो बाहर से यहाँ आया है। अगर हम सब मिलकर भी उस पर हमला करें तब भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे, लेकिन हम मरेंगे नहीं, क्योंकि शेर कभी भी कीड़े को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। यही सब सोचता हुआ वह उस मास्टर को देख ही रहा होता है, तभी वह बुरो कहता है डेनरी क्लैन
आखिर वो क्या है? या वो कोई खाने की चीज है? मतलब कि वो साफ साफ डेनरी क्लैन के लोगों का मजाक उड़ा रहा था, जिसे सुनता हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेनरी क्लैन को अपमान करने के? तो वो बुढ़ऊ कहता है, तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सचमुच में नहीं जानता हूँ कि डेनरी क्लैन के लोग वो खाने की चीज है या नहीं, या फिर मैं उनके ऊपर अपने पैरों को रख सकता हूँ या नहीं। अपने और अपने लोगों की इतनी बुरी इंसल्ट को देखकर ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर का गुस्से का बांध टूट जाता है। वह कहता है, तुमने अपनी सीमा को पार कर दिया है। ब्लैक क्रो यूनिट के सारे ही मेंबर यंग मास्टर को बचा। उसके ऑर्डर को पाते ही हम देख पाते हैं ब्लैक क्रो यूनिट के सारे ही मेंबर एक साथ उस बुढ़ऊ पर हमला कर दिया था, जिन्हें देखता हुआ वो बुढ़ऊ अपने हाथों को उनकी तरफ करते हुए बस एक छोटा सा फ्लिप करता है, जिसके अंदर ही हम देख पाते हैं इतना भयानक पावर होता है कि उस बुढ़ऊ को अपनी एक कदम भी उठानी नहीं पड़ती, और पलक झपकने से पहले उसके सामने आ रहे जितने भी लोग थे वो एक पल के अंधारे पूरी तरह पैरालाइज हो चुके थे। ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर के साथ ही अपनी और अपने लोगों की इतनी बुरी हालत को देखता हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर अपने मन में सोचता है, अब मुझे ये मत बताओ कि ये सोल चेसिंग फ्लाइंग बटरफ्लाई थी। इतना सोचते हुए जब वह उस बुढ़ऊ से कहता है, क्या आप वही हैं? तो वह बुढ़ऊ बताता है, एक देहाती मजदूर होने के बावजूद भी तुम्हारी आंख पूरी तरह से सड़ी नहीं है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं सोल चेसिंग पॉइजन हैंड टैंग वो हूँ। हमें पता चलता है मुरिम के 20 ताकतवर लोगों में से 2 गॉड है, 3 डीमन है और 5 पिनेकल के साथ 10 ग्रेट है, और उन्हीं 10 ग्रेटों में से यह बुढ़ऊ सिचुआन टैंग क्लैन का सुप्रीम मास्टर है, जिसके बारे में कहा जाता है जो कोई भी उसे परेशान करता है वो उसके मरने के बाद उसके आत्मा तक को अपने पास रखकर उसे टॉर्चर करता है। खैर दूसरी तरफ उस बुढ़ऊ के नाम को सुन डोंग अपने मन में सोच रहा था, मुरिम के 20 सबसे ताकतवर लोगों में से एक। लगता है इस बार डेनरी क्लैन के उस बंदे ने बहुत ही बड़ी चीज कर दी है। टैंग व्यू जैसे आदमी को नाराज करना पूरे डेनरी क्लैन को खत्म कर सकता है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ अब इन सब का अंत किस तरह होगा। तभी वहाँ पर एक बंदी आते हुए कहती है, दादाजी चलिए चलते हैं, वे देहाती लोग हैं, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए उन्हें छोड़िए। वह बुढ़ऊ जो कि पहले बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, उस बंदी की बातों को सुनने के बाद एकदम से ही अपने चेहरे को बदलता हुआ कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। वैसे भी अब उन्हें एहसास हो गया है दुनिया कितनी विशाल है। इसी के साथ वो ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर से बोलता है, इस ऑर्थोडॉक्स डिसेंडेंट को मैंने इसीलिए पीटा था क्योंकि यह सुबह से शराब पीकर हंगामा कर रहा था। मैं अपने गुस्से के कारण इस मामले को खुद से देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एक बच्चे के प्रति इतना क्रूर होने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए जब यह जागे तो उसे बताना कि अगर वह इसी तरह अनजान औरतों से छेड़छाड़ करता रहा तो वह अपनी जवानी तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। क्या तुम समझ गए? तो जमीन पर पड़ा हुआ ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर वो बोलता है, आपकी दया के लिए धन्यवाद सीनियर टैंग। जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ज्यादा क्रूर न बनते हुए वो उन लोगों को अपनी पकड़ से मुक्त कर देता है और अपनी ग्रैंड डॉटर से बोल ही रहा था, चलो चलते हैं। तभी उसकी नजर अचानक से ही किसी पर पड़ती है और वो काफी ही ज्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि वो देखता है सभी के बीच में डोंग सही सलामत खड़ा था। उसे हल्का सा भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, जो कि उसे हैरान करने के लिए काफी था। डोंग उसे अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है, जबकि वो बुढ़ऊ उसकी तरफ लगातार थोड़ी देर तक घूरने के बाद उसके पास जाते हुए बोलता है, एक सेकंड तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलते हुए वो जैसे जैसे डोंग के पास जा रहा था उसकी पावर को महसूस करता हुआ डोंग वो मेरे पास आ रहा है, लेकिन क्यों? वह देखता है वो बुढ़ऊ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसे अच्छी तरह से देखने लगता है। तो उसके पीछे से उसकी ग्रैंड डॉटर बोलती है, दादाजी आखिर चल क्या रहा है? वो बुढ़ऊ बताता है, नहीं कुछ भी खास नहीं, मैं बस इस बच्चे से कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनता हुआ डोंग अपने मन में कहता है, कुछ पूछना या उसको मुझसे डायरेक्ट कोई काम है? तभी वो बुढ़ऊ कहता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जो कि सुनता हुआ डोंग उसकी तरफ घूरता हुआ कुछ भी नहीं बोलता है। तो वह बुढ़ऊ बेहद ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, या तुमने सुना नहीं, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? और तभी जब डोंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी न बोलते हुए बस उसे घूरता रहता है, तो वह भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो चुका था, आखिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इतने में ही उसके पीछे से ब्लैक क्रो यूनिट का लीडर बोलता है, माफ करिएगा, वो हमारे घोड़े को संभालता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ कहता है, क्या यह गूंगा है? इतना बोलते हुए वो काफी ही ज्यादा गौर से डोंग को देखने लगता है। डोंग उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, अब मुझे ये मत बताओ कि वो मुझे मूल्यांकन कर रहा है, जैसे मानो वो किसी अनमोल चीज को देख रहा हो। अगर टेंगू जैसा कोई मास्टर मुझे किसी अनमोल खजाने की तरह देख रहा है तो क्या यह कोई अवसर है? हमें पता चलता है आखिरकार घोड़े को संभालने वाले सोसामा को अंततः अपने खोल से बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी मिल ही गया। खैर बुढ़ऊ डोंग के हाथों को अचानक से ही पकड़कर कुछ चेक करता है और फिर एक दानवी हंसी को हंसना शुरू करते हुए बोलता है, ये तो लाजवाब है। इसी के साथ वो पलक झपकने से पहले ही ब्लैक क्रो यूनिट के लीडर के पास जाकर उससे पूछता है, तुम नामगोंग क्लैन में जा रहे हो, सही कहा ना? तो लीडर बताता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हम वहाँ पर मैरिज एलायंस के लिए जा रहे हैं। जो सुनता हुआ बुढ़ऊ उससे पूछता है, वह बच्चा तुम्हारे ग्रुप में काम क्या करता है? क्या वो तुम्हारे लिए जरूरी है? तो लीडर उसे बताता है, वह हमारे उपहार में देने वाले घोड़े को संभालता है। जिसको सुनता हुआ वो बुढ़ऊ काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, इसका मतलब अगर मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ तो कोई भी दिक्कत
दिक्कत नहीं होगा, सही कहा ना? तो लीडर बोलता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो आपके साथ जाता है तो उस घोड़े को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ बोलता है इसका मतलब समस्या बस इतना है कि हमें उस घोड़े को नामगोंग क्लैन तक पहुंचाना है। चलो ठीक है, जब तुम लोग वहां पर पहुंच जाओगे तब मैं उस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा। नामगोंग क्लैन से खुद बात करके यदि आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हारे क्लैन हेड को भी पत्र लिखूंगा, साथ ही उनके लिए भुगतान भी भेजूंगा। तो बताओ क्या अब ये काफी है? जिस पर कि लीडर चिल्लाते हुए मना करने के लिए कुछ बोल ही रहा था, तभी वह उस बुढ़ऊ की आंखों को देखता हुआ काफी डर गया होता है और उससे कहता है हम बस किसी भी हाल में नामगोंग क्लैन के हेड के पास उस घोड़े को ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आप उसे ले जा सकते हैं। सीनियर टैंक उसे अनुमति देता हुआ देख वो बुढ़ऊ काफी ज्यादा खुश हो गया था और वहाँ से जाते हुए बोलता है बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो तुम लोग अब रुके मत रहो, जल्दी से मुझे फॉलो करो। मतलब कि वो और उसका ग्रैंड डॉटर अब इन्हीं लोगों के साथ नामगोंग क्लैन में जाएगा, जिस वजह से हम देखते हैं लीडर पहले तो डोंग को थोड़ी देर तक घूरता रहता है, बाद में वो अपने बालों को अजीब तरह से नोचना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। अपने पास कोई रास्ते को ना देखकर वो अपने लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है यंग मास्टर को जल्दी से फिजिशियन के पास ले जा और बाकी के ब्लैक क्रो यूनिट के लोग मेरे साथ चलो। इसी के साथ वे लोग दोबारा यात्रा पर निकल चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों का यात्रा करते करते अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वे लोग एक जगह पर रुक कर कहते हैं आज रात हम लोग यहीं पर ठहरेंगे। हम देखते हैं जब सब लोग इनमें बैठा हुआ अच्छे खाने खा रहा था, उसी समय डॉग अपने घोड़े के साथ तबेले में इंतजार कर रहा था सुबह होने के। साथ ही वो सोच रहा था ब्लैक सोसाइटी के साथ मेरी लड़ाई के बाद से इन्वेंटरी का मेरा उपयोग काफी बेहतर हो गया है। फिलहाल के लिए मैं उसे अभी अपने चारों ओर लगभग 1 मीटर के दायरे में कहीं पर भी बुला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद मैं इसकी दूरी को और भी अधिक बढ़ा सकता हूँ। हालांकि उसकी शूटिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज नहीं है, अगर बहुत ही तेज मास्टर चाहे तो उससे आसानी से बच सकता है। यह सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने हाथ में रखे रेत को नीचे गिराते हुए बोलता है इन्वेंटरी। तो हम देख पाते हैं उसके हाथों से गिर रहा रेत वो जमीन को नहीं छोड़ती बल्कि उसके लगभग पास पहुंचकर गायब हो जाती है, यानी कि सीधे उसके इन्वेंटरी में वो जा रहा था। जिसे देखता हुआ वो बोलता है क्या मैं एक और तरीके से इन्वेंटरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये तो काफी ही ज्यादा लाजवाब है, लगभग मैं इसके अंदर वो सारी चीजें रख सकता हूँ जो कुछ भी बॉडी के अंदर जा सकती है। हम देखते हैं वो एक अलग ही लेवल पर इन्वेंटरी का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि तभी उसे किसी के आने का एहसास महसूस होता है और वो अपनी सारी चीजों को बंद कर लेता है और उस पर्सन के आने का इंतजार करने लगता है। वहीं वो पर्सन बोल रहे थे सीरियसली ग्रैंडपा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस समय पर तुम्हारे जैसे आदमी को उन्होंने मुझे लाने के लिए क्यों कहा, चलो मुझे फॉलो करो। जो सुनता हुआ डोंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता और बस उसे घूरता रहता है। हम देखते हैं जब वो उसके साथ उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसे देखते हुए बाकी के लोग काफी अजीब तरह से उसे घूर रहे थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लड़के डोंग को अपने साथ एक कमरे के पास ले जाकर बोलती है मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। तो दरवाजा खुलता है और हम देख पाते हैं उनके सामने बैठा हुआ था टैंग व्यू। वह कहता है प्लेटफॉर्म पर जाकर पालतू मारकर बैठ जा। जो सुनता हुआ डोंग बिना कुछ बोले या फिर बिना कुछ पूछे सीधे उस जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो वह बुढ़ऊ कहता है अपने सारे कपड़े को उतार दो, एक भी कपड़ा तुम्हारे शरीर पर नहीं होना चाहिए। तो डोंग अपने सारे कपड़े को उतार कर उसके कहे अनुसार बैठ जाता है। उसे देखते हुए वो बुढ़ऊ कहता है बहुत अच्छे, तुम्हारी शारीरिक बनावट उतनी भी बुरी नहीं है। इतना बोलते हुए वो अपने पास से एक बक्से को जब बाहर निकालता है तो उसे देखते हुए उसकी ग्रैंड डॉटर बोलती है ड्रैगन फिनिक्स गोल्डन नीडल। दादाजी आप आखिर करना क्या चाहते हो? कहीं आप वो तो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ उस पर जरा सा भी ध्यान न देकर डोंग से पूछता है क्या तुम ग्यूल वाह जी की कहावत जानते हो? जिसका कि जवाब डोंग जब कुछ भी नहीं देता है तो वह बुढ़ऊ बताता है वह कहावत कुछ इस तरह की है यूनान का संतरा जब उत्तर में लगाया जाता है तो वह 3 पंक्तियों वाला संतरा बन जाता है, यानी कि यूनान डेनरी क्लैन है, उत्तर टैंक क्लैन है और संतरा डोंग है। वह बुढ़ऊ कहता है मैं तुम पर एक ऐसी विशेष महान अनुष्ठान करने जा रहा हूँ जो बेहद दर्दनाक होगा, शायद इतना कि तुम्हें लगने लगे तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होगा, लेकिन अगर तुम इसे सहन करके बच गए तो मैं तुम्हें बहुत ही बेहतर चीज को दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज को भी लौटा दूंगा। तो क्या तुम बताओ तैयार हो? जो सुनता हुआ डोंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी न बोलता हुआ बस घूरता रहता है। था उस बुढ़ऊ का ग्रैंड डॉटर उसके पास आकर कहती है दादाजी क्या आपको नहीं लगता इतने गंभीर मामले का फैसला बिना एल्डरों के नहीं होना चाहिए? जो सुनता हुआ वो बुढ़ऊ काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ जब घूरना शुरू कर दिया था तो वह बंदी काफी ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही पीछे हट जाती है, जिसे देखता हुआ वो बुढ़ऊ एक दानवी हंसे के साथ जोरों जोरों से हंसना शुरू कर दिया था। वहीं डोंग उन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था तो यह बात है पता नहीं वो क्या समझा है, हमें क्लियर पता नहीं चलता। हम बस देखते हैं वो बुढ़ऊ अपने ग्रैंड डॉटर को साइड में कर डोंग से बोलता है बच्चे क्या तुम टैंक क्लैन के सरनेम को लेने के लिए तैयार हो? उसके इतना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ गाइस क्या ये सीरीज आपको मेयर ऑफ किंग ऑफ वार या फिर कहूँ लेजेंड ऑफ डैन साइव की तरह नहीं लगते?
हाँ, इसकी शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई है और जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रही है वैसे वैसे यह स्टोरी थोड़ी सी सिमिलर नहीं लग रही है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे उसकी भी एपिसोड कुछ दिनों में आने ही वाली है, तो तैयार रहना। बाकी अभी तक आपने स्क्रीन पर आ रही स्टोरी को नहीं देखा है तो उसे जा करके देखो। अगर आप लोगों को बेहतरीन, फास्ट और टाइट स्टोरी चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी है, जहाँ ब्रूटल MC, खतरनाक विलन और मजेदार वाइफ सब कुछ है। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, साथ ही लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यूट्यूब अभी वीडियो को रिकमेंड कर नहीं रहा है, जिसके चलते बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी मुश्किल आ सकती है, इसीलिए प्लीज सपोर्ट करिए। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।